हरिओम। I'm not available on WhatsApp. Please update class related notification on Telegram. श्योर डियर विशल, ठीक है, कोशिश करेंगे। अगर आप WhatsApp नहीं यूज करते हो तो हम कर देंगे, टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दिया करेंगे, ठीक है। गुड इवनिंग भाई विक्रम। चलिए, हरिओम। सो शैल बी बिगिन द क्लास। देखिए, वन शुड अडेप्ट हिमसेल्फ टू द सिचुएशंस दैट ही फेसेस इन हिज लाइफ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आसान है, काफी आसान है, मुझे लगता है ज्यादातर तुम लोग आंसर बता पाओगे। राधे राधे भाई। सर एडजेक्टिव असाइनमेंट डिस्कशन नहीं अपलोड हुआ। वैसे नंदन गुप्ता ऐसा होगा नहीं, लेकिन फिर भी आप, अगर नहीं हुआ तो मैं चलो करवा दूंगा। वैसे हो गया होगा, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स बताएं इसमें, क्या जो एडजेक्टिव का असाइनमेंट डिस्कशन की क्लास है वो पास्ट क्लासेस में अपलोड हुई है या नहीं हुई है? एक बार बस ये बता दो, अपलोड हुई है या नहीं, क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए, अपलोड हो जानी चाहिए। या अपलोड हो गई ना? हाँ ठीक है। आप नंदन गुप्ता ने एक बार ध्यान से ढूंढना, मिल जाएगी, अपलोड हो चुकी है क्लास। हम्म। चलिए, तो हो गई ना? हाँ ठीक है बच्चे, सही है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, वन शुड अडेप्ट हिमसेल्फ टू द सिचुएशंस दैट ही फेसेस इन हिज लाइफ। मैं एक बात बताता हूं, उसको पहले से आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, वन बॉय इज absent, ठीक है। या फिर हमने एक सेंटेंस लिखा, वन ऑफ द बॉयज इज absent, ओके। तो ये जो हम वन यूज कर रहे हैं ना सेंटेंस में वर्ड, ये एक न्यूमरल है। न्यूमरल का मतलब होता है वो डिटर्मिनर्स, वो वर्ड्स जो कि नाउन के नंबर को रेफर करते हैं। नंबर का मतलब हाउ मेनी, ठीक है। तो जैसे ये जब हम वन यूज करते हैं तो ये एक न्यूमरल होता है और ये किसी पर्टिकुलर वन को रेफर करता है, पर्टिकुलर वन। मान लो किसी क्लास में काफी स्टूडेंट्स हैं, उनमें से एक बच्चा नहीं आया, तो हमने कह दिया वन बॉय इज मिसिंग। तो वन का मतलब दैट ओनली विच वन इज मिसिंग, केवल वही जो मिसिंग है, नहीं आया आज, ठीक है। वन ऑफ द बॉयज का भी मतलब वही है। तो ये जो वन होता है ना, न्यूमरल होता है, ठीक। लेकिन अब एक दूसरी चीज समझनी है, यहां पर देखो हमने इस वन को एज ए सब्जेक्ट यूज कर रखा है, लेकिन ये न्यूमरल नहीं है। इस वन का मतलब ये नहीं है कोई सिंगल इंडिविजुअल पर्सन, इस वन का मतलब है हर कोई। जैसे हमने लिखा, वन शुड अडेप्ट हिमसेल्फ टू द सिचुएशंस दैट ही फेसेस इन हिज लाइफ, कि पर्सन जो जिंदगी में सिचुएशंस फेस करता है उसके अकॉर्डिंग उसको अपने को अडेप्ट कर लेना चाहिए, ढाल लेना चाहिए, ठीक है। हाँ देखो, ये रजनीश शर्मा बता रहे हैं कि एडजेक्टिव का जो डिस्कशन का वीडियो है असाइनमेंट बच्चे, वो नाउन के लास्ट में है, लास्ट में है नाउन के बाद, ठीक है। तो नाउन की क्लासेस के बाद आपको मिल जाएगा। अब ये जो वन हमने लिखा है ना, ये सब्जेक्ट है, और इस वन का मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, इस वन का मतलब है कोई भी। तो ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, वन जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन भी होता है। अच्छा, ध्यान क्या रखना है कि जब वन को हम एज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है, तो ये किसी पर्टिकुलर पर्सन फर्स्ट या सेकंड या थर्ड को रेफर नहीं करता, ये इन जनरल सबको रेफर करता है, चाहे वो पर्सन किसी भी पर्सन का हो, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, चाहे किसी भी जेंडर का हो। तो अगर हम कभी भी इसे यूज करेंगे तो इसका अपना डेडिकेटेड पजेसिव केस होता है, डेडिकेटेड रिफ्लेक्सिव केस भी होता है, वन सेल्फ, हमें इसका यूज करना चाहिए। फिर उसी तरीके से इसका अपना डेडिकेटेड नॉमिनेटिव केस होता है वन, उसका यूज करना चाहिए। और इसी तरीके से इसका अपना डेडिकेटेड पजेसिव केस होता है, हमें उसका यूज करना चाहिए, ठीक है। ये यहां से हमें समझना था। अब देखो, मैं अभी एक बार समझा देता हूं, फिर से समझना। ये मिटा देता हूं।
देखो मैं समझा देता हूँ फिर से एक बार समझना, ठीक है। गुड इवनिंग बच्चे। अगर हम वन इंडेफिनिट प्रोनाउन को किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखना इसके लिए थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन के अदर केसेस का यूज मत करना। इसके अपने खुद के केसेस होते हैं, नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव पजेसिव, हमें उन्हीं का यूज करना चाहिए। अब जैसे अगर हमने यहाँ पे वन यूज कर लिया तो इसके लिए हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ नहीं, इसके लिए वन सेल्फ यूज करना चाहिए। इसका रिफ्लेक्सिव केस वन सेल्फ होता है, ठीक है। और जब एक बार वन का यूज कर लोगे जो कि यूनिवर्सल प्रोनाउन होता है, तो फिर थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन या फर्स्ट पर्सन पे स्विच नहीं कर पाओगे, फिर इसी का यूज करना पड़ेगा पूरे सेंटेंस में। तो यहाँ पे वन लिख दो। अच्छा, उसी तरीके से जो वन हमने यूज किया इसका अपना पजेसिव केस होता है, ये वंस, ये लिख दो। तो अगर हम वन का यूज कर लें किसी भी सेंटेंस में, बेटा ये जो इरेजर है ना ये इतनी बड़ी हो पाती है। देखो इसमें असल में है क्या, नहीं जैसे इरेजर है, अब इसकी रफनेस है, इसका साइज इतना है, ठीक है, अब ये मैक्सिमम है। अच्छा, और इसमें कुछ हम साइज वगैरह इसका बढ़ा भी नहीं सकते। अब मान लो सपोज हमने कुछ लिखा है यहाँ पर और हमें इरेजर से इसको इरेज करना है, तो वो ऐसे ही हो पाता है। चलो, तो वन को अगर हम किसी भी सेंटेंस में यूज करें एज एन इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो फिर इसके, राम राम भाई, तो इसके सारे केसेस अपने खुद के होते हैं, हमें उन्हीं का यूज करना चाहिए। देन एक दो एग्जांपल मैं और बताता हूं, उनसे बात समझना। देखो एक बार एसएससी के पेपर में कभी एक क्वेश्चन आया, व्हेन वन हियर्स अबाउट द प्लेन क्रैश ही फील्स वेरी सॉरी। देखो तो इसका एक बार आंसर बताओगे? मैं बता देता हूँ, ये सीपीओ प्री के पेपर में आया था, काफी पहले हालांकि आया, और इसी कॉन्सेप्ट पे बेसिक क्वेश्चन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। व्हेन वन हियर्स अबाउट द प्लेन क्रैश ही फील्स वेरी सॉरी। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की बुक्स में भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर की बुक्स में भी इस क्वेश्चन को दे रखा है, ठीक है। अब देखो तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो हो सकता है कुछ बुक्स में इसका आंसर दे रखा हो द प्लेन क्रैश की जगह अ प्लेन क्रैश, हालांकि वो आंसर है नहीं। यहाँ पे हमने वन यूज किया, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। वन का मतलब जो कोई भी, मतलब जो कोई भी उस प्लेन केस के बारे में सुनता है वो सॉरी फील करता है, अब वो चाहे फर्स्ट पर्सन का हो, चाहे सेकंड पर्सन का हो, चाहे थर्ड पर्सन का हो। तो इसके लिए जो हमने ही यूज किया ना थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, ये गलत है, और इसको हटा के आप यहाँ पे लिखें वन। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, व्हेन वन हियर्स अबाउट द प्लेन केस वन फील्स वेरी सॉरी, ठीक है। तो अगर हमने एक बार वन इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज कर लिया तो थ्रू आउट द सेंटेंस इसी का यूज करना है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वन हैज टू आंसर फॉर वंस एक्शंस। सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ। one has to answer for one's questions, actions। अब देखो यहां पे समझना, ये जो वन वर्ड हम यूज कर रहे हैं ना, जो भी हम कह रहे थे कि न्यूमरल होता है वन बॉय, ठीक है, ये जब हम इसे वंस लिखते हैं तो ये इसकी प्लूरल फॉर्म होता है। देखो एक्चुअल में है क्या, ऐसे समझना, ये जो वंस हम लिखते हैं ना, ये वन की प्लूरल फॉर्म है। जैसे हमने कहा दिस वन इज माइन, दोज वंस आर माइन, तो वंस का मतलब है मल्टीपल थिंग्स, मैनी थिंग्स। अच्छा, जब हम इसे अपस्ट्रॉफी के साथ लिख देते हैं ऐसे वंस, तो ये वन इंडेफिनिट प्रोनाउन का पजेसिव केस हो जाता है। अब देखो हमने पर्सनल प्रोनाउंस में पढ़ा था कि पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उनके अपने रेडीमेड पजेसिव केसेस होते हैं, उनके ऊपर हमें अपस्ट्रॉफी का यूज नहीं करना पड़ता, ठीक है। लेकिन ये जो वन है ना, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अगर हम इसको कभी पजेसिव केस में यूज करेंगे, पजेसिव केस का मतलब होता है जब हम इसे हुज का रिप्लाई करने के लिए यूज करेंगे, तो हमें इसको पजेसिव केस में लिखना पड़ेगा, और इसका पजेसिव केस ये होता है वंस, ऐसे। ये जो वंस हमने लिखा है ना, ये इसकी प्लूरल फॉर्म होती है, इसका यूज हम सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट या एज एन ऑब्जेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो हमने जैसे फॉर प्रिपरेशन यूज किया, इसका ऑब्जेक्ट है एक्शंस। हमने कहा वन हैज टू आंसर फॉर एक्शंस, हुज एक्शंस। अब यहाँ पे हमें हुज का रिप्लाई लिखना है, हुज का रिप्लाई होता है पजेसिव केस। अब ये पजेसिव केस नहीं है, ये प्लूरल फॉर्म है, तो हम इसको हटा के इसकी जगह ये वाला ही लिख देंगे। तो ये भी ध्यान रखना कि अगर हमें कभी पजेसिव केस लिखना हो तो वंस की पजेसिव केस की फॉर्म ये होती है अपस्ट्रॉफी के साथ एस लिखने से। अगर हम विदाउट अपस्ट्रॉफी वंस लिखेंगे इस तरीके से, तो ये इसकी प्लूरल फॉर्म हो जाएगी, ऐसे समझना, दीज वंस आर माइन, ठीक है, दिस वन
इज माइन। तो ये जो वन है ना, ये सिंगुलर फॉर्म है और ये वंस इसकी प्लूरल फॉर्म है। ये पजेसिव केस नहीं है, पजेसिव केस इसका ये होता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखें, फादर टोल्ड मी दैट नोबडी शुड टेल लाइज टू वंस फ्रेंड्स। फादर टोल्ड मी दैट नोबडी शुड टेल लाइज टू वंस फ्रेंड्स। क्वेश्चन 3 का आंसर बताएं बच्चे, सभी लोग क्वेश्चन 3 का आंसर बताएं। जा रहा हूं। हम्म, तो क्या आंसर किया, इट्स हिज फ्रेंड्स। देखो मैं बताता हूं इसमें है क्या। यहां पर जैसे हमने वंस पजेसिव कैसे यूज किया, तो हम वंस का यूज तब करते हैं जब हमने पहले से वन का यूज कर रखा हो सेंटेंस में, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो हमने वन का यूज कर रखा था, यहाँ पे कर रखा था, लेकिन यहाँ पे हमने वन का यूज नहीं कर रखा, नोबडी का यूज कर रखा है। अब अगर वंस लिखना चाहते हो तो यहाँ पे वन लिखो, फादर टोल्ड मी दैट नोबडी वन शुड नॉट टेल लाइज टू वंस फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा वन लिखोगे तो यहाँ पे नॉट भी लिखना पड़ेगा, या फिर इस नोबडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हिज या हर लिख दो। अच्छा होता क्या है कि जब कभी ऐसा लगे कि हम किसी एक सेंटेंस को दो तरीके से करेक्ट कर सकते हैं, तो हमेशा करेक्शन बाद वाला किया करो, ठीक है। बाद वाला करेक्शन करने का मतलब है कि यहाँ पे लिख दो हिज। अच्छा अब एक दूसरी बात ध्यान रखना, ज्यादा करेक्ट लिखना चाहते हो तो हिज स्लैश हर भी लिख सकते हो, हिज स्लैश हर, क्योंकि नोबडी कोई भी जेंडर हो सकता है, मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, वन सेल्फ वंस हैव टू आंसर, बेटा ऐसे अमित चौधरी नहीं हो सकता। वन सेल्फ पजेसिव केस नहीं है, रिफ्लेक्सिव केस है। रिफ्लेक्सिव केस है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते, ठीक है। रिफ्लेक्सिव केसेस जो होते हैं वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के तरीके से यूज किए जाते हैं, वो सब्जेक्ट नहीं होते। फोर्थ क्वेश्चन देखो, एवरीवन हैज इन्फॉर्म्ड देयर पेरेंट्स अबाउट इट। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ। एवरीवन हैज इन्फॉर्म्ड देयर पेरेंट्स अबाउट इट। अब देखो ये जो हमने एवरीवन लिखा है और ये जो हमने देयर लिखा है, ये गलत है, क्योंकि जो देयर हम पजेसिव केस का डिटर्मिनर यूज कर रहे हैं ना, वो एवरीवन के अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं। अच्छा अगर हम एवरीवन के अकॉर्डिंग यहाँ पे देयर यूज कर रहे हैं, जो कि प्लूरल नाउंस के लिए यूज होने वाला डिटर्मिनर है, तो फिर हमने वर्ब इसके लिए प्लूरल हैज क्यों नहीं लिखी, हैव क्यों लिखा। तो अगर हम इसे देयर लिखना चाहते हैं तो इसे हैव लिखना पड़ेगा, और अगर इसे हैज लिखना चाहते हैं तो इसे इट्स लिखना पड़ेगा। अच्छा ये तो सबको ही पता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले प्रोनाउंस होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, जैसे एवरीवन है, एवरीबॉडी है, समवन है, समबडी है, नो वन है, नोबडी है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं ये सब सिंगुलर होते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन इसीलिए किया जाता है कि हम किसी ग्रुप को इंडिविजुअल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हैज तो ये तो सबको पता है कि सही है, हैज तो गलत है नहीं। तो अगर ये हैज सही है तो यहाँ पे देयर हटाओ, हिज लिख दो। ज्यादा करेक्ट होना चाहते हो तो हर भी लिख सकते हो, हिज स्लैश हर। तो ये अपना ध्यान रखना कि अगर हमने वन लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग वंस लिखना, नोबडी, एवरीबॉडी, समबडी वगैरह हो तो उनके लिए हिज का यूज करना, ठीक। फिफ्थ क्वेश्चन, ही करेक्टली आंसर्ड एवरी वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट दे आस्क्ड। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर बताओगे बच्चों। ही करेक्टली आंसर्ड एवरी वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट दे आस्क्ड। हैज के बाद बेटा टू क्यों नहीं आया। हैज के बाद टू इसलिए नहीं आया क्योंकि हैज हेल्पिंग वर्ब है और इनफॉर्म्ड मेन वर्ब है। हाँ, कुछ बच्चों ने देखो सही आंसर बताया, अब इसको समझना। ये जो हमने एवरीवन लिखा है और ये जो हमने एवरीवन लिखा है, तो पहले इन दोनों में डिफरेंस समझ लेना। ये एवरीवन एक सिंगल वर्ड है और ये एवरीवन सिंगल वर्ड नहीं है, ठीक। ये जो एवरीवन हम लिख रहे हैं ये वाला, ये एक प्रोनाउन है, ठीक। और इस एवरीवन का यूज हम करते हैं पीपल को रेफर करने के लिए, लोगों को। यहां पे जो वन है ये नाउन इक्विवेलेंट है, नाउन ही मान सकते हो। ये वन किसी ऑब्जेक्ट या किसी पर्सन की जगह यूज किया गया, ठीक है। और ये जो एवरी है ना वो इसका डिटर्मिनर है, पढ़ रहे थे ना हम कल वाली क्लास में कि एवरी डिटर्मिनर होता है, ठीक है। तो जब हम एवरीवन को एज ए सिंगल वर्ड यूज करते हैं तब तो ये होता है प्रोनाउन, ठीक। और इसका यूज हम करते हैं पीपल को रेफर करने के लिए। लेकिन अगर हम एवरी को स्पेस के साथ वन के साथ लिखेंगे तो एवरी डिटर्मिनर होगा और ये वन नाउन होगा जिसको डिस्क्राइब करेगा।
अच्छा, अब ये जो वन नाउन है ये किसके लिए यूज हो रहा? तो ये किसी के लिए भी यूज हो सकता है, ये किसी थिंग के लिए भी यूज हो सकता है और किसी पर्सन के लिए भी यूज हो सकता है। ये हमें ध्यान रखना है सबसे पहले कि अगर हम एवरीवन को एज अ सिंगल वर्ड लिखेंगे और स्पेस के साथ लिखेंगे तो इसके मीनिंग अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। एक और चीज इसी तरीके से समझना, मान लो हमने एक वर्ड लिखा नो बडी, सिंगल वर्ड, और एक हमने लिखा नो बॉडी। तो जो हमने नो बडी सिंगल वर्ड लिखा है ये एक प्रोनाउन है जिसका यूज हम करते हैं पीपल को रेफर करने के लिए, ठीक है। अच्छा, जब हम नो और बॉडी को अलग अलग लिख देंगे तो ये जो बॉडी वर्ड है ना ये नाउन हो जाएगा और नो इसका डिटर्मिनर हो जाएगा। जैसे हमने लिखा नो कार, नो स्कूल, नो बॉय, वैसे ही हो गया नो बॉडी। अभी जो बॉडी वर्ड है ना इसका मतलब यहाँ पे जनरली डेड बॉडी होता है। वैसे तो बॉडी का मतलब कुछ भी हो सकता है, बॉडी का मतलब कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन जनरली इस नो बॉडी का मतलब होता है डेड बॉडी। तो ये हमें समझना है कि एवरीवन स्पेस के साथ लिखा और एज अ सिंगल वर्ड लिखा तो डिफरेंस है, नोबडी सिंगल वर्ड लिखा स्पेस के साथ लिखा तो डिफरेंस है। इसी तरीके से समबडी लिखा, एवरीबडी लिखा, समवन लिखा, एनीवन लिखा। तो ये ध्यान रखना है, इनको जब हमें जब सिंगल वर्ड यूज करते हैं ना तो ये प्रोनाउन होते हैं, पर्सन को रेफर करते हैं। जैसे एवरीवन है, एवरीबडी है, समवन है, समबडी है, ये है प्रोनाउंस। नो वन है, नोबडी है, ये प्रोनाउंस है। लेकिन अगर हम इन्हें स्पेस के साथ लिख देंगे, जैसे हमने लिख दिया नो वन, तो अब ये नो डिटर्मिनर है और ये वन प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन किसी थिंग या किसी पर्सन के लिए यूज किया जा रहा होगा। जब तक हमें कॉन्टेक्स्ट क्लियर ना हो जाए तब तक हम नहीं जान सकते। कुल मिला के इसका यूज हम पर्सन के लिए भी कर सकते हैं, थिंग के लिए भी कर सकते हैं। तो ये जब बातें समझ में आ जाए तो इस क्वेश्चन पे आना। ये हमने जो लास्ट क्वेश्चन लिखा है, ही करेक्टली आंसर्ड एवरी वन ऑफ द क्वेश्चंस दैट दे आस्क्ड। अभी जो हमने एवरीवन यहाँ पे लिखा है ना, ये एवरीवन पर्सन के लिए नहीं यूज हो रहा है, ये एवरीवन यूज हो रहा है क्वेश्चंस के लिए। अच्छा, क्वेश्चंस हैं थिंग, नॉन लिविंग थिंग है, तो इनके लिए हम एवरीवन का यूज नहीं कर सकते। अब हमारे लिए क्या आसान तरीका है? सबसे आसान तरीका है कि लिख दो ईच क्वेश्चन। ही करेक्टली आंसर्ड ईच ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, ईच ऑफ द क्वेश्चंस नहीं लिखना चाहते हो तो देखो और ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। और ऑप्शन ये हो सकते हैं कि आप एवरीवन को स्पेस के साथ लिख दो, एवरी वन ऑफ द क्वेश्चंस, ठीक है। ये भी नहीं लिखना चाहते हो तो और देखो ऑप्शन क्या हो सकता है, आप लिख दो एवरी क्वेश्चन, ऐसे लिख दो। आसान तरीका यही है कि ईच लिख दो या एवरीवन ऐसे लिख दो स्पेस के साथ, तो अपने आप सही हो जाएगा। नहीं तो एवरी क्वेश्चन लिख के भी सही कर सकते हो। तो ये जो एवरीवन वगैरह वर्ड होता है ना, इनका तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। हम्म, बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल, हाँ। एक और एग्जांपल देखो इसी टाइप का, मैं तुम्हारे लिए लिखता हूँ, आंसर बताना। हमने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, एवरी वन ऑफ द स्टोरीज was interesting. Every one of the stories was interesting. Every one of the stories was interested. बताओ आंसर इसका। एवरीवन, ठीक है, हाँ सही। देखो यहाँ पे पता है क्या है इसका आंसर। ये जो हमने एवरीवन यूज किया है पर्सन के लिए यूज होता है, स्टोरीज तो पर्सन है नहीं, तो हम इस एवरीवन को हटाएंगे। या तो हम लिखेंगे ईच ऑफ द स्टोरीज, और नहीं तो हम एवरीवन को लिखेंगे स्पेस के साथ। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, अगर मान लो हम ये एवरी ना लिखें और केवल इतना लिखें वन ऑफ द स्टोरीज वाज इंटरेस्टिंग, तो इसका मतलब जितनी भी स्टोरीज थी उनमें से केवल एक स्टोरी इंटरेस्टिंग थी। डन। लेकिन अगर हम इस वन के साथ में इस एवरी डिटर्मिनर का यूज कर लेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा जितनी भी स्टोरीज थी हर एक स्टोरी ही इंटरेस्टिंग थी, मतलब ऑल स्टोरीज वर इंटरेस्टिंग। तो हम एवरीवन स्पेस के साथ लिख देंगे। डन। क्वेश्चन 6 का आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं।
अब देखो ये सही लग रहा है, बढ़िया, 6 क्वेश्चन हमें लग रहा है कि भाई सही है। लेकिन एक चीज समझना, सही क्यों लग रहा है पहले मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ, क्योंकि यहाँ पे हमने एवरीवन का यूज स्टोरीज के लिए नहीं किया, ये कैंडिडेट्स के लिए किया। अच्छा, कैंडिडेट होते हैं पर्सन, लेकिन ध्यान हमें अब ये रखना है कि जैसे ये एवरीवन है, ठीक है, एवरीबडी है, समवन है, समबडी है, नो वन है, नोबडी है, ये जो वर्ड्स होते हैं ये, ठीक, ये हमेशा खुद टोटल को रेफर करते हैं, तो इनको कभी ऑफ प्रिपोजिशन के साथ मत लिखा करो। अगर हम एवरीवन लिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब हम सारे लोगों को इन जनरल रेफर कर रहे हैं। अच्छा, हमने नाउन में क्या पढ़ा था कि ऑफ प्रिपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब हमें पार्ट को और उसके टोटल को रिलेट करना हो, ठीक है। लेकिन ये एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, ये खुद ही टोटल को रेफर करते हैं, तो इनको ऑफ प्रिपोजिशन के साथ में मत लिखा करो। ऑफ प्रिपोजिशन के साथ लिखा जाता है पार्ट, पहले लिखा जाता है पार्ट, लेकिन ये पार्ट नहीं है, टोटल होते हैं। तो इसको सही करने का अब देखो हमारे पास तरीका क्या है। एक तरीका तो ये कि हम ऑफ द कैंडिडेट्स हटा दें, केवल ऐसे लिखें एवरीवन हैज क्वालिफाइड द प्रिलिमिनरी टेस्ट, ठीक है। एक ऑप्शन तो यही है कि भाई आप ये लिखो ही मत, सिंपल ऐसे लिख दो एवरीवन हैज क्वालिफाइड द प्रिलिमिनरी टेस्ट। दूसरा ऑप्शन ये है कि इसको लिख दो एवरी वन ऑफ द कैंडिडेट्स, स्पेस के साथ लिख दो। हमने कहा था ना जब हम स्पेस के साथ वन लिखते हैं तो वो किसी को भी रेफर कर सकता है, थिंग्स को भी, पर्सन को भी। तो या तो ऐसे लिख दो एवरी वन ऑफ द गेस्ट कैंडिडेट्स हैज क्वालिफाइड द प्रिलिमिनरी टेस्ट। फिर से देखो समझ लेना, अगर हम एवरी ना लिखें, केवल वन ऑफ द कैंडिडेट्स लिख देंगे तो भी सो जाएगा। अगर हम वन ऑफ द कैंडिडेट्स लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट जो है उसने प्रिलिमिनरी टेस्ट पास कर लिया। लेकिन जब हम वन के साथ में एवरी डिटर्मिनर लिख देंगे तो इसका मतलब है जितने भी हैं सबने कर लिया। या फिर एक ऑप्शन वो भी हो सकता है जो उस बच्चे ने बताया कि एवरी कैंडिडेट लिख दो, एवरी कैंडिडेट। तो हम इसको ऐसे भी लिख के सही कर सकते हैं, एवरी कैंडिडेट हैज क्वालिफाइड द प्रिलिमिनरी टेस्ट। नहीं तो हम ईच ऑफ द कैंडिडेट्स लिख के भी सही कर सकते थे, ईच ऑफ द कैंडिडेट्स हैज क्वालिफाइड द प्रिलिमिनरी टेस्ट। मतलब देयर कुड बी मल्टीपल वेज टू करेक्ट द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को करेक्ट करने के कई तरीके हो सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि एवरीवन, नो वन, नोबडी, समबडी, एवरीबडी, इनको कभी भी ऑफ प्रिपोजिशन के साथ नहीं लिखना है, क्योंकि ऑफ प्रिपोजिशन से पहले लिखे जाते हैं पार्ट्स, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन में तुम्हारे लिए लिखता हूँ, इसका आंसर बताना। क्वेश्चन देखो क्या है, आंसर है nobody of the boys helped us। चलो आंसर बताओ इसका, nobody of the boys helped us, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। nobody of the boys helped us। none, nobody, no boys, बढ़िया। हाँ, अब देखो कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है इसको सही करने का, एक मिनट, एक तरीका इसको सही करने का ये हो सकता है कि nobody लिखा रहने दो, nobody helped us बस इतना लिख दो, of the boys रिमूव कर दो। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम इसको ऐसे लिख दें, none of the boys helped us, ठीक है। ये जो नन होता है ना, ये प्रोनाउन होता है, इसका ध्यान रखना। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि हम नो का यूज कर लें, नो डिटर्मिनर होता है, जैसे एवरी डिटर्मिनर होता है वैसे नो डिटर्मिनर होता है, और हम लिख दें नो बॉयज हेल्प्ड अस, ठीक है। तो हमें इनमें से कोई एक तरीका यूज करना पड़ेगा, या तो हम लिखें नो बडी हेल्प्ड अस, या हम लिखें नन ऑफ द बॉयज हेल्प्ड अस, या हम लिखें नो बॉयज हेल्प्ड अस। ऐसे लिख देने से हमारा सेंटेंस हो जाएगा। डन। सेवंथ क्वेश्चन पे आ जाओ, इट वॉज सो डिफिकल्ट अ क्वेश्चन दैट नन कुड सॉल्व इट। इट वॉज सो डिफिकल्ट अ क्वेश्चन दैट नन कुड सॉल्व इट। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं समझा देता हूँ एक चीज। ये जो नन है ना, इसको हमने सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज कर रखा है, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट होता न प्रोनाउन होता है, तो हम इसको सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के यूज कर सकते हैं।
सच है नहीं बच्चे वो सही है, उसमें मत उलझो। सो डिफिकल्ट है क्वेश्चन, वो सही है, आगे तुम्हें जब कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा एडवर्ब के तो समझ में आ जाएंगे, उसमें मत उलझो। बाकी देखो, नो बडी कुड सॉल्व इट, हाँ। देखो, आंसर मैं अभी बता दूंगा, लेकिन एक छोटी सी चीज समझना। मैंने एक दो एग्जांपल यहाँ पे लिखने हैं, उनको पहले ध्यान से तुम लोग समझना क्या लिख रहा हूं मैं। देखो, हमने एक एग्जांपल लिखा, ही बॉट सम गिफ्ट्स एंड गेट ऑल सेंट टू हिज फ्रेंड्स। डन, एक सेंटेंस हो गया। दूसरा देखो, ऑल ऑफ हिज ब्रदर्स वर प्रेजेंट। ठीक है। तीसरा, ऑल दैट ही said was ट्रू। चौथा, he believed all he believed all easily। डन। अब इन सेंटेंसेस में ध्यान से देखो, समझना। ये जो ऑल है, इसको हमने इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बना के यूज कर रखा है, नहीं सॉरी ऑब्जेक्ट है ये, गेट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस ऑल को हमने ऑब्जेक्ट बनाकर यूज कर रखा है, इस ऑल को हमने इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बनाकर यूज कर रखा है, इस सेंटेंस में इस ऑल को सब्जेक्ट के तरीके से यूज कर रखा है, और इस सेंटेंस में ऑल को हमने एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर रखा है। ठीक। एक चीज मैं तुम्हें पहले बता देता हूं, जानते होगे पहले से भी तुम लोग, जैसे हमने लिखा ऑल मनी, तो अगर हम ऑल मनी लिखेंगे ना तो ये ऑल डिटर्मिनर है, मनी नाउन है। अगर हम लिख देंगे ऑल ऑफ द मनी, तो ये मनी तो अभी भी नाउन है, लेकिन ऑल ऑफ प्रोनाउन है, क्योंकि अगर ये डिटर्मिनर होता तो नाउन के साथ लिखा जाता। तो ऑल वर्ड जो होता है ना, ये डिटर्मिनर भी होता है, प्रोनाउन भी होता है। हम इसको सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और हम इसका सेंटेंस में यूज एज ए डिटर्मिनर नाउन के साथ लिखकर भी कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझना। अच्छा, दूसरी बात, ये जो ऑल है इन सेंटेंसेस में जो हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के लिख रखे हैं, ये प्रोनाउन है, क्योंकि डिटर्मिनर तो हो नहीं सकता, डिटर्मिनर तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते नहीं है, तो ये प्रोनाउन है। अच्छा, ऑल जो है ये प्रोनाउन है, और जो अभी हमने नन डिस्कस किया था ना, वो भी प्रोनाउन है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ऑल डिटर्मिनर भी होता है, नन डिटर्मिनर नहीं होता है, नो डिटर्मिनर होता है। ठीक है, ऑल ऑल जो है वो डिटर्मिनर और प्रोनाउन दोनों होता है, नन केवल प्रोनाउन होता है, नो केवल डिटर्मिनर होता है। ठीक है, ये जो ऑल और नन दोनों प्रोनाउन है, इनका यूज हम करते हैं किसी चीज के नंबर, अमाउंट को रेफर करने के लिए। ठीक, अगर हमें ये ना पता हो कि वो किसका नंबर है किसका अमाउंट है, तो हमें इनका यूज नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो समझना। यहाँ पे जो हमने ऑल यूज किया ना, इस ऑल का यूज हम कर रहे हैं नंबर ऑफ गिफ्ट्स को रेफर करने के लिए, कि उस पर्सन ने गिफ्ट्स खरीदे कुछ, और उन सारे गिफ्ट्स को अपने दोस्तों को भिजवा दिया। ठीक है, इस ऑल का यूज हम कर रहे हैं हिज ब्रदर्स को रेफर करने के लिए। यहाँ पे ऑल का मतलब है उसके जितने भी ब्रदर्स हैं वो सारे। इस ऑल का यूज हम कर रहे हैं दैट इज सैड को रेफर करने के लिए, कि जितनी भी बातें उसने बताई, ठीक है, वो सब सच थी। लेकिन ध्यान से देखो, इस ऑल का हमें कुछ पता नहीं कि ऑल किसको रेफर कर रहा है। भाई, इस ऑल का मतलब हो गया जो बातें उसने कही वो सब, ऑल का मतलब दैट इज सैड, तो इस ऑल का रेफरेंस हमें मिल गया कि इस ऑल का मतलब क्या है, जो भी उसने कहा वो सब। इस ऑल का मतलब भी हमें पता चल गया उसके ब्रदर्स, इस ऑल का मतलब भी पता चल गया वो गिफ्ट जो उसने खरीदे। बस ये ऑल बिना रेफरेंस के यूज हो रहा है, मतलब हम इसको बिना रेफरेंस के यूज कर रहे हैं, तो ये गलत हो गया, इसको हटाओ और इसकी जगह लिखो एवरीथिंग। एवरीथिंग, ही बिलीव्ड एवरीथिंग इजली। ठीक है, तो जो ऑल और नन दोनों प्रोनाउन होते हैं, इनका हमें ध्यान रखना है कि वी डोंट हैव टू यूज देम विदाउट रेफरेंस। ऑल और नन का यूज बिना रेफरेंस के नहीं करना है। अगर हमें ये ना पता हो कि हम किसको रेफर कर रहे हैं, तो ऑल का या नन का यूज मत क्या करो। ठीक, एक एग्जांपल और लिखता हूं, अपने आप आंसर बताना। नन इज इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब समझते हैं? इमॉर्टल का मतलब होता है जो नष्ट ना हो, जो मरे नहीं, जो कभी खत्म ना हो, अमर हो।
नन इज इमॉर्टल, हमने एक सेंटेंस लिख दिया। अब इस सेंटेंस को किस किस तरीके से सही किया जा सकता है, अगर ये गलत हो तो इसको सही करो एक बार। नन इज इमॉर्टल, हरिओम। हाँ देखो, इसके सही करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। एक तो हो सकता है हम कोई रेफरेंस लिख दें, नन ऑफ अस, तो सही हो जाएगा, नन ऑफ अस इज इमॉर्टल। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम लिख दें नो बडी इज इमॉर्टल, नो बडी इज इमॉर्टल। तीसरा तरीका हो सकता है कि हम नो वन लिख दें, नो वन इज इमॉर्टल। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को सही कर सकते हैं। तो ऑल का यूज और नन का यूज बिना रेफरेंस के ना करें, क्योंकि ऑल और नन का यूज हम करते हैं हमेशा किसी पर्सन या किसी ऑब्जेक्ट के नंबर या अमाउंट को रेफर करने के लिए। अगर हम उस ऑब्जेक्ट या पर्सन को मेंशन ना करें जिसके नंबर और अमाउंट को रेफर करने के लिए हम इनका यूज कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाते हैं, ठीक है। इनकी जगह, ऑल की जगह एवरीबडी या एवरीथिंग लिख दिया करो जरूरत के हिसाब से, ठीक है। और नन की जगह नोबडी है या नथिंग है, इनका यूज कर लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। तो इसका आंसर हो गया, नन की जगह लिख दो नोबडी, नो वन भी लिख सकते हो स्पेस के साथ, चाहो तो नोबडी लिख दो। इसका आंसर हो गया, या तो लिख दो ईच ऑफ द कैंडिडेट्स, और नहीं तो एवरीवन को स्पेस के साथ लिखो, ठीक है। चलो, अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसका आंसर बताओ। ऑल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी हैव नॉट अराइव्ड येट। मुझे लगता है ये शायद क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था, अगर तुम्हें अब तक ध्यान रह गया हो। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ बच्चा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ। प्रवीण कुमार ने सही आंसर बताने की कोशिश की है, सही बताया भी है मुझे लग रहा है। देखो मैं बताता हूं इसका आंसर क्या। इस सेंटेंस में हमने ऑल को सब्जेक्ट बना रखा है, ठीक है। अब हमने कल ये पढ़ा था, हालांकि ये जो डिटर्मिनर्स की क्लास है उसमें भी हमने पढ़ रखा है, ठीक है, कि ऑल है, बोथ है, सम है, ईच है, एवरी है। इनका यूज हमें करना चाहिए सेंटेंस में तब जब सेंटेंस का मीनिंग जो कन्वे किया जा रहा है वो पॉजिटिव हो। अगर मीनिंग नेगेटिव हो तो हमें नो है, नन है, नो वन है, नोबडी है, नीदर है, इनका यूज करना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे देखो मीनिंग नेगेटिव है, हैज नॉट अराइव्ड। तो अगर हमें नेगेटिव मीनिंग कन्वे करना है तो हम ऑल का यूज गलत कर रहे हैं, इसकी जगह लिखो नन। नेगेटिव मीनिंग के लिए लिखो नन, नन ऑफ द मेंबर्स। अच्छा, नन लिख देने से मीनिंग नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। फिर इस नॉट की हमें जरूरत नहीं रहेगी, तो इसको रिमूव कर दो। तो इसका आंसर ये हो गया, नन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी हैव अराइव्ड येट। नन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी हैव अराइव्ड येट, ये हमारा आंसर हो गया। खैर, एक क्वेश्चन अब मैं तुम्हारे लिए लिखता हूं, ये लिखा है नाइन्थ है, नाइन्थ इसका आंसर बताओगे एक बार। बोथ पार्टीज शोड लिटिल इंटरेस्ट इन द ऑफर। नाइन्थ क्वेश्चन है बच्चे, एक बार इसका आंसर बताओ तो। बोथ पार्टीज, इसको सही करो, अपने आप सही करके लिखो। नाइन्थ सेंटेंस है, बोथ पार्टीज शोड लिटिल इंटरेस्ट इन द ऑफर। अगर ये समझ में आ गया हो कि ये गलत क्यों है तो इसको सही करके लिखो, और नहीं तो फिर अभी मैं समझाता हूं। नाइन्थ क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो, नो वन भी आ सकता है बच्चे, हाँ बिल्कुल आ सकता है। नो वन लिखोगे स्पेस के साथ तो हैज लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। नीदर पार्टी वगैरह, देखो सही, कुछ बच्चा सही बता रहे हैं। अब एक बच्चे ने कमेंट किया है कि इसमें हमें लिख देना चाहिए लिटिल की जगह आ लिटिल। मैं हमेशा ध्यान मतलब बताता हूं और तुम लोग ध्यान सुनते नहीं हो। कुछ बातें फंडामेंटल्स होती हैं भाई, उनका ध्यान रखा करो। जैसे कि अगर कभी ये लगे कि हम किसी एक सेंटेंस को दो तरीके से सही कर सकते हैं,
तो करेक्शन हमेशा क्या करो, बाद वाला। ठीक है, अगर लगे कि हम किसी एक सेंटेंस को दो तरीके से सही कर सकते हैं और वो दोनों ही तरीके लॉजिकल होंगे, तो हमेशा करेक्शन क्या करो, बाद वाला, पहली बात। दूसरी बात ये ध्यान रखनी, कभी किसी सेंटेंस को उसका मीनिंग चेंज करके सही नहीं करना है, मतलब कॉन्टेक्स्ट चेंज करके सेंटेंसेस को सही नहीं किया जाता है, ध्यान रखो। अगर हमने इस सेंटेंस में लिटिल यूज कर रखा है तो इसका मतलब मीनिंग नेगेटिव है, तो आप इसको पॉजिटिव क्यों बना रहे हो, उल्लू हो क्या? जो कह रहा है बात को वो नेगेटिव कह रहा है, तुम उसकी बात को चेंज कर देना चाह रहे हो। ठीक है, ऐसे नहीं होता। देखो मैं बताता हूं, ये मीनिंग नेगेटिव है क्योंकि हमने लिटिल लिख रखा है और हमें पता है कि फ्यू और लिटिल का मीनिंग नेगेटिव होता है। तो अगर फ्यू और लिटिल का मीनिंग नेगेटिव होता है तो ये सेंटेंस का मीनिंग नेगेटिव है और हमें नेगेटिव ही रखना है, बस ग्रामर सही कर लेनी है। ठीक है, मीनिंग नहीं चेंज करना चाहिए। अब हमें पता है कि नेगेटिव मीनिंग में ये बोथ तो यूज होता नहीं है, तो इसको रिमूव कर दो। ठीक है, बोथ को रिमूव कर दो और इसकी जगह लिख दो नीदर, क्योंकि नेगेटिव मीनिंग में बोथ की जगह यूज होता है नीदर। अच्छा, फिर हमने क्या पढ़ा था, नीदर है, ईदर है, एवरी है, वन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन के डिटर्मिनर्स होते हैं और इनके साथ नाउन लिखा जाता है सिंगुलर नंबर में, पार्टी। ठीक है, तो लिख दो नीदर पार्टी। अच्छा, अब नीदर लिख देने से मीनिंग नेगेटिव हो गया, तो अब इस लिटिल की हमें जरूरत नहीं है, इसकी जगह लिख दो एनी। तो ये सेंटेंस बच्चे हमें ऐसे सही करना पड़ेगा, नीदर पार्टी शोड एनी इंटरेस्ट इन द ऑफर। ठीक, तो लिटिल लिखने से ही पता चल गया कि मीनिंग नेगेटिव है, नेगेटिव मीनिंग में बोथ का यूज हो नहीं सकता, तो हमने बोथ की जगह नीदर का यूज कर लिया। ठीक है, नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर होता है, ईच एवरी इधर नीदर के साथ नाउन सिंगुलर लिखे जाते हैं, तो हमने पार्टीज की जगह पार्टी लिख दिया। क्योंकि नीदर लिख देने से मीनिंग नेगेटिव हो गया, तो फिर अब हमें लिटिल की जरूरत नहीं रही, उसको हटा के हमने एनी लिख दिया। ठीक है, ये हमारा आंसर है। एक क्वेश्चन में तुम्हारे लिए और लिखता हूं और सही करोगे। देखो, बोथ ऑफ द टीम्स could not score any goal। एक ये सही करो और एक यहां लिख रहा हूं, ऑल ऑफ द बॉयज हैव नॉट अराइव्ड येट। देखो ये दोनों सेंटेंसेस पढ़ो और इनको कैसे सही किया जा सकता है करो। व्हाट कुड बी द वेज टू करेक्ट दिस सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को हम किस तरीके से सही कर सकते हैं करो। ठीक है, नीदर नन, बहुत अच्छी बात बेटा। पूरा सेंटेंस लिखा करो, मक्कारी कम दिया करो, सेंटेंस पूरा लिखा करो। ठीक है, ये जो हितेश दत्त है ना बेटा, मैं तेरे को किसी दिन बहुत मारूंगा। ठीक है, तुम खोपड़ी नहीं यूज करते हो केवल। भाई बहुत उल्लू हो तुम लोग, वास्तव में नंबर एक उल्लू हो। हैं? प्रवीण कुमार, एक मिनट, ये नाम मैं पढ़ ही देता हूँ, थोड़ी शर्म होगी तो तुम्हें मतलब समझ आएगी। एक उल्लू नंबर पहले हैं, कौन सा, हितेश दत्त है हमें लग रहा है। ठीक है, हाँ चलो। दूसरे, इंदु भारती, अगर लड़की हो तो माइंड मत करना। ठीक है, मैं लड़कियों को छूट देता हूँ, उनसे कुछ नहीं कहता कवाता। ठीक है, हाँ। दूसरे हैं विक्रम सिंह, नंबर दो के हैं। हाँ, तीसरा कौन है, अशोक चौधरी ने तो चलो सही लिखा, तब भी बच गया ये। एक वो नन ऑफ द बॉयज, हाँ अच्छा ठीक है, नन ऑफ द बॉयज भी सही है। देखो भैया, जो तुम नीदर ऑफ द टीम लिख रहे हो ना, तुमने ध्यान दिया नहीं, पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। देखो, अगर हम नीदर को एज ए डिटर्मिनर यूज करेंगे और इसके साथ नाउन लिखेंगे, तब तो हमें लिखना पड़ेगा सिंगुलर, नीदर टीम। लेकिन अगर हम ऑफ के साथ लिखेंगे भाई, तो ये नीदर प्रोनाउन बन जाएगा, और ऑफ का मतलब अब हम इसके बाद इसका टोटल लिखेंगे। अगर ये सिंगुलर है तो इसका टोटल हमेशा प्लूरल होगा, तो हमें द टीम्स ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा टीम्स, यहाँ पे आएगा टीम, और डिफरेंस छोटा सा है, क्यों नहीं समझ लेते, नाउन में समझाया गया, फिर पिछली क्लास में समझाया, अब तो मान जाओ। देखो ये मीनिंग नेगेटिव है, ये तो कंफर्म है, तो बोथ तो आएगा नहीं, इसकी जगह लिख दो नीदर। ठीक है, इसको टीम्स को टीम रहने देना, टीम्स ही रहने देना, उसे मत चेंज करना। ठीक है,
तो हमने लिख दिया नीदर ऑफ द टीम्स। अब मीनिंग नेगेटिव हो गया नीदर लिख देने से, तो इस नॉट की हमें जरूरत नहीं, से हटा दो, केवल ऐसे लिख दो नीदर ऑफ द टीम्स कुड स्कोर एनी गोल, और ये सही हो गया। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो ये क्वेश्चन बी है ना, इसको सही करने के क्या क्या तरीके हैं। एक तो इसको सही करने का तरीका है कि ऑल ऑफ लिखो ही मत, रिमूव कर दो। सिंपली ऐसे लिखो द बॉयज हैव नॉट अराइव्ड येट, द बॉयज हैव नॉट अराइव्ड येट, ठीक है, सही हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं, टाइप का एरर है, हाँ बेटा यही सब कहते हैं लास्ट में कि टाइप हो गया गलती से। तो अब देखो एक चीज समझना, एक ऑप्शन तो यही हो गया सीधा कि ऑल ऑफ लिखो ही मत, सीधे लिख दो द बॉयज हैव नॉट अराइव्ड येट, सही होगा। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसको सही करने का ये है कि ऑल को हटा लो और इसकी जगह जो नेगेटिव मीनिंग के वर्ड्स होते हैं वो लिख दो, नन लिख दो। अच्छा नन लिख देने से मीनिंग नेगेटिव हो जाएगा और हमें इस नॉट की जरूरत नहीं रहेगी। तो या तो लिखो नन ऑफ द बॉयज हैव अराइव्ड येट, या लिख दो द बॉयज हैव नॉट अराइव्ड येट, ऑल का यूज ही मत करो, द बॉयज हैव नॉट अराइव्ड येट, ये सही हो गया। चलो भाई ये हो गया। अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन हमारा 10th, इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चे, नो वन ऑफ द इंफॉर्मेशन वॉज करेक्ट और रिलायबल, नो वन ऑफ द इंफॉर्मेशन वॉज करेक्ट और रिलायबल। देखो हालांकि नो इन्फॉर्मेशन लिख के भी सही कर सकते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेना पहले, फिर हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है यहां से देखना, हमने एक सेंटेंस लिखा, नन ऑफ द चैप्टर्स डैश इजी, या एक काम करते हैं मैं लिख ही देता हूं, वॉज या वर इजी, या वॉज वर में से हमें एक को चूज करना है, ठीक है। दूसरा लिख देते हैं, नन ऑफ द none of the none of the money was were missing, इनमें से भी हमें एक को चूज करना है। एक सी सेंटेंस लिख दिया, नो वन ऑफ द चैप्टर्स was were easy, यहां पर हमें was और were में से एक को चूज करना है, ठीक है। डी लिख देता हूं, नो वन ऑफ द मनी was were missing। ठीक है, अब एक बार तुम लोग ना बस इनके आंसर बता दो, फिर मैं समझाता हूं। ए बी सी डी ये चारों क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में हमें ये बताना है कि हम कौन सी वर्ब का यूज करें, वॉज का यूज करें या वर्ब का यूज करें, ठीक है। चलो आंसर बताने शुरू करो, फिर मैं समझाता हूं। चलो सही आंसर बताया तुम लोगों ने। अब देखो समझना, यहां पे हमने नन का यूज किया है एक प्लूरल नाउन चैप्टर, एक मिनट ये चैप्टर लिख गया गलती से, मैं इसे चैप्टर्स लिखना चाहता था, चैप्टर्स लिखना बच्चों से, ये चैप्टर्स लिखना था, गलती से चैप्टर हो गया, ठीक है। देखो यहां पे हमने नन ऑफ का यूज किया है एक प्लूरल नाउन चैप्टर्स के लिए, अगर हम नन का यूज करें किसी प्लूरल नाउन के लिए, ठीक है,
तो वर्ब अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हो, सिंगुलर भी या प्लूरल भी, मतलब ये दोनों सही होते हैं, इनमें ऐसी कोई मिस्टेक होती नहीं, चाहे वॉज लिख दो चाहे वर लिख दो। तो ए ऑप्शन तो चाहे वॉज लिख दो चाहे वर लिख दो गलत नहीं होगा, दोनों में से कोई भी सही है। नन ऑफ द चैप्टर्स वॉज इजी, नन ऑफ द चैप्टर्स वर इजी, इधर वे करेक्ट है। चलो, लेकिन अगर हम नन ऑफ के बाद में कोई ऐसा नाउन लिखें जो सिंगुलर हो या अनकाउंटेबल हो, जैसे अगर हमने वहां पे जो चैप्टर लिखा था ना, अगर हम यहाँ पे चैप्टर लिख दें, नन ऑफ द चैप्टर, तो हमें वॉज लिखना पड़ेगा। या हम कोई ऐसा नाउन लिख दें जो अनकाउंटेबल हो, अब जैसे मनी है, सिंगुलर है ना, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन होता है, प्लूरल हो नहीं सकता, तो इस कंडीशन में हमें वर्ब सिंगुलर ही लिखनी पड़ेगी। तो नन ऑफ का यूज जब हम किसी सेंटेंस में करते हैं एज ए सब्जेक्ट, तो इसके लिए हम वर्ब सिंगुलर लिखेंगे या प्लूरल लिखेंगे, वो डिपेंड करता है इस बात पे कि हम नन का यूज किसके लिए कर रहे हैं। अगर हम नन का यूज कर रहे हैं किसी सिंगुलर या अनकाउंटेबल नाउन के लिए, तो इसके साथ में वर्ब लिखना हमेशा सिंगुलर। लेकिन अगर हम नन ऑफ का यूज करें किसी प्लूरल नाउन के लिए, तो वर्ब सिंगुलर या प्लूरल कोई भी लिख देना सही होगी, ठीक है। अब आ जाते हैं नो वन पे। अच्छा, नो वन मैं फिर से समझाता हूं, देखो हमने क्या पढ़ा था कि जो नो होता है ना, ये डिटर्मिनर होता है, और ये डिटर्मिनर इस वन के लिए यूज हो रहा है। और हमें पता है कि वन न्यूमरल होता है जिसका मतलब होता है सिंगुलर, सिंगल, और ये हमेशा नंबर में सिंगुलर होता है। तो इसके साथ में वर्ब हमेशा हमें सिंगुलर ही लिखनी पड़ेगी, हम इसके साथ में वर्ब प्लूरल कभी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो सी ऑप्शन में वॉज लिखना है, वॉज। डी ऑप्शन का आंसर बताओगे? डी ऑप्शन का आंसर बताओ, डी ऑप्शन में हमें क्या लिखना चाहिए? नो वन ऑफ द मनी वॉज मिसिंग या वर मिसिंग? बच्चे क्वेश्चन डी का आंसर बताओ, नो वन ऑफ द मनी वॉज मिसिंग या वर मिसिंग? हरिओम। वॉज, बढ़िया। अब मैं बताता हूं डी का आंसर क्या है, देखो ध्यान से सुनना। डी का आंसर बेटा ये है कि ये जो हमने वन लिखा है ना, न्यूमरल है। 1 2 3 4 5 ये सब न्यूमरल्स होते हैं, न्यूमरल्स यूज होते हैं काउंटेबल नाउन के लिए। ये जो हमने मनी लिखा है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो चूंकि मनी अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके लिए हम वन का यूज कर नहीं सकते, तो ये हमने गलत यूज कर रखा है, इसकी जगह हमें लिखना पड़ेगा नन। ये आंसर है। तो ये अपना ध्यान रखना है कि नन का यूज तो हम सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल हर नाउन के लिए कर सकते हैं, लेकिन नो वन ऑफ जब भी लिखोगे तो इसके बाद नाउन हमेशा काउंटेबल लिखना और प्लूरल लिखना। एक मिनट, एक मेरे से गलती देखो यहाँ पे हो रही है, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये जो हमने चैप्टर लिखा ना, ये गलत है, इसको चैप्टर्स लिखना है, ठीक है। नो वन ऑफ द चैप्टर्स। तो अगर हम नन ऑफ लिखेंगे, तो इसके बाद में तो हम नाउन कैसा भी लिख सकते हैं। कैसा भी का मतलब सिंगुलर भी लिख सकते हैं, प्लूरल भी लिख सकते हैं, काउंटेबल भी लिख सकते हैं, अनकाउंटेबल भी लिख सकते हैं, ठीक है। नन जो होता है वो किसी भी तरीके के नाउन के लिए यूज हो सकता है। लेकिन जब भी नो वन लिखोगे तो हमेशा ध्यान रखना है इसके बाद में नाउन हमेशा प्लूरल लिखना, हमेशा प्लूरल, ठीक है। तो जो डी क्वेश्चन है ना, उसमें वॉज वर्ड की मिस्टेक नहीं है, उसमें मिस्टेक है कि हमें नन लिखना पड़ेगा, क्योंकि नो वन मनी के लिए यूज नहीं हो सकता, मनी अनकाउंटेबल है, और वन न्यूमरल है, न्यूमरल काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो जब वहां पे नन लिख दोगे और मनी अनकाउंटेबल है, तो ये वॉज सही हो जाएगा और ये वर्ग गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब टेंथ का आंसर देखो, समझ में आ गया। टेंथ का आंसर हमारा क्या है? ये जो हमने ऑफ द इंफॉर्मेशन लिखा है, इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल होता है, नाउन में पढ़ा था, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए नो वन यूज होगा, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा नन। नन ऑफ द इंफॉर्मेशन वॉज करेक्ट और रिलायबल। एक किसी बच्चे ने एक चीज और समझाई थी, कि हम इसमें नो इन्फॉर्मेशन लिख के भी सही कर सकते हैं। मान लो आप नो इन्फॉर्मेशन लिख दोगे ना, तब भी सही हो जाएगा। नो इन्फॉर्मेशन वॉज करेक्ट और रिलायबल। तो जो नो वन हम स्पेस के साथ लिखते हैं, उसका यूज केवल तभी करना है जब उसके बाद में कोई काउंटेबल नाउन लिखा हो प्लूरल नंबर में, क्योंकि वो न्यूमरल होता है, वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो, यहां से अब हमारे स्टार्ट हो जाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हालांकि फंडामेंटल से मैंने समझा रखे हैं, लेकिन फिर भी एक बार तुम्हें बता देता हूं। ये जो हु है, हुम है, विच है और दैट है, इन्हें हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। कब कहते हैं, क्यों कहते हैं, वो भी मैं समझा दूंगा, लेकिन ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। इनमें से हु और हुम का यूज हम करते हैं पर्सन के लिए। हु और हुम जो होते हैं ना रिलेटिव प्रोनाउन, इनका यूज तब किया जाता है जब किसी पर्सन को रेफर करना हो, ठीक। हु नॉमिनेटिव केस होता है, तो इसका यूज हम तब करते हैं जब वो पर्सन सेंटेंस का सब्जेक्ट हो। हुम ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसका यूज हम तब करते हैं जब वो पर्सन जिसके लिए हम इस प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट हो। विच का यूज हम करते हैं थिंग्स के लिए, विच का यूज करते हैं थिंग्स के लिए।
थिंग्स के साथ में एनिमल्स भी समझ लेना, फिर वो चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो। दैट का यूज हम किसी के लिए भी कर सकते हैं। किसी के लिए का मतलब इसका यूज हम थिंग्स को रेफर करने के लिए कर सकते हैं और पर्सन्स के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस हो गया हु हुम विच और दैट का, कि दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज थिंग्स और पर्सन्स किसी के लिए भी किया जा सकता है, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो। विच का यूज जनरली हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, हालांकि एनिमल्स के लिए भी कर लेते हैं, एनिमल लिविंग होते हैं लेकिन वो पर्सन नहीं होते, तो हम एनिमल्स के लिए भी विच का ही यूज करते हैं। अच्छा, हु हुम का यूज पीपल के लिए किया जाता है, अगर कोई पर्सन सब्जेक्ट है तो उसके लिए हम प्रोनाउन हु यूज करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए हुम यूज करेंगे। डन। अब आते हैं अपने क्वेश्चन से। हाँ जी, पहला क्वेश्चन देखो, वी हैव आइडेंटिफाइड द मैन हुम हेल्प्ड एवरीबॉडी, ठीक है। देखो, ये जो हुम है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक। और इस हुम का यूज हमने इससे पहले लिखे गए मैन नाउन को रेफर करने के लिए यूज किया है। ये हुम प्रोनाउन क्या कर रहा है, अपने से पहले लिखे गए नाउन मैन को बाद वाली वर्ब हेल्प से रिलेट कर रहा है, ठीक। अच्छा, ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, इनसे पहले जो नाउन या प्रोनाउन लिखा जाता है जिसको ये रेफर कर रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं इनका एंटीसीडेंट। ये ध्यान रखना है, इन्हें कहते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है हिंदी में पूर्ववर्ती। तो रिलेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो अपने से लिखे गए, अपने से पहले लिखे गए नाउन या प्रोनाउन को बाद वाली वर्ब से रिलेट करते हैं। जो इनसे पहले लिखा गया नाउन या प्रोनाउन होता है, ठीक है, उस नाउन या प्रोनाउन को हम इन रिलेटिव प्रोनाउंस का एंटीसीडेंट कहते हैं। तो हुम हो गया रिलेटिव प्रोनाउन और द मैन हो गया इसका एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब वो जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, अपने एंटीसीडेंट को बाद वाली वर्ब से रिलेट करता है। अब जैसे यहाँ पे हम देखें तो बाद में वर्ब लिखी हुई हेल्प्ड, ये वर्ब हेल्प्ड हो गई। अब इस हेल्प्ड वर्ब के साथ में हमने ऑब्जेक्ट देम लिख रखा है पहले से ही। तो अगर हमने देम ऑब्जेक्ट पहले से ही लिख रखा है तो इसका मतलब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये जिस मैन को इस वर्ब से रिलेट कर रहा है, वो मैन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो देम पहले से ही लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये मैन जो है ना, वो इस हेल्प वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम करेगा। तो अगर वो मैन इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम करेगा तो हमने रिलेटिव प्रोनाउन हुम गलत यूज कर लिया, क्योंकि हुम ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, सब्जेक्ट के लिए हमें लिखना चाहिए हु। तो ये आंसर है। हम्म, ठीक है। तो हु तो सबने ही बता दिया, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, तुम लोग होशियार हो। मैं फिर से देखो एक बार समझाता हूँ, फिर से ध्यान से सुनना। रिलेटिव प्रोनाउंस अपने से पहले लिखे गए नाउन या प्रोनाउन को, जो कि उनका एंटीसीडेंट होता है, बाद वाली वर्ब से रिलेट करते हैं, ठीक है। वो जिस वर्ब से उस नाउन या प्रोनाउन को, जो उनका एंटीसीडेंट होता है, रिलेट करते हैं, अगर वो उस वर्ब का सब्जेक्ट है तो हमें हु लिखना होता है, अगर ऑब्जेक्ट है तो हुम लिखना होता है। हमें पता कैसे चलता है कि वो उस वर्ब का सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है, वो हम आगे वाला पार्ट पढ़ के जान जाते हैं। जैसे हेल्प्ड वर्ब के साथ में अगर हम देखें तो हमने ऑब्जेक्ट दम पहले से ही लिख रखा है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट दम पहले से ही लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये जो मैन है जिसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, वो इस हेल्प वर्ब का सब्जेक्ट है। अगर वो सब्जेक्ट है तो हमें सब्जेक्ट के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज करना पड़ेगा, हुम नहीं यूज करना है। इस तरीके से पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, वी हैव आइडेंटिफाइड द मैन हु दे हेल्प्ड यस्टरडे, ठीक। यहां पर हमने हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया है इस मैन को इस बाद वाली वर्ब हेल्प से रिलेट करने के लिए। अच्छा, हेल्प्ड वर्ब के साथ अगर हम देखें तो सब्जेक्ट पहले से ही लिखा हुआ है दे। अगर हमने इस वर्ब के साथ सब्जेक्ट पहले से ही लिख रखा है तो इसका मतलब जिस मैन को हम इस वर्ब से रिलेट कर रहे हैं, वो मैन इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट है। तो अगर वो मैन इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट है तो हमने हु गलत लिख रखा है, अब हमें हुम लिखना पड़ेगा। डन। मतलब छोटी सी बात है, बस कोई तुक्का वुक्का नहीं मारना है, ट्रांसलेशन नहीं करना है, मीनिंग नहीं निकालना है, बस ये देखना है कि भाई रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम जिस नाउन के लिए कर रहे हैं, वो नाउन बाद वाली वर्ब के लिए सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर सब्जेक्ट उस वर्ब के साथ पहले से ही लिखा हो तो समझ लो जिसे तुम रिलेट कर रहे हो वो ऑब्जेक्ट है, हुम लिखना पड़ेगा। अगर उस वर्ब के साथ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले से ही लिखा हुआ है तो समझ जाओ जिसको तुम रिलेट कर रहे हो वो वर्ब का सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट है तो हु लिखना पड़ेगा। मतलब इस तरीके से हम जान जाते हैं, ट्रांसलेशन नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। आर डाइट शुड कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हु आर बेनिफिशियल टू हेल्थ। अब देखो यहाँ पर हमने हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया न्यूट्रिएंट्स के लिए। अब ये न्यूट्रिएंट्स को हम रिलेट कर रहे हैं आर वर्ब से। आर वर्ब के साथ में हमने कॉम्प्लीमेंट जो है बेनिफिशियल, आर लिंकिंग वर्ब होती है ना, तो इसके साथ हमने कॉम्प्लीमेंट बेनिफिशियल पहले ही लिख रखा है। तो इसका मतलब जिसको हम रिलेट कर रहे हैं इस वर्ब से, वो इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट है, क्योंकि इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं लिखा ना, आर का सब्जेक्ट तो कोई लिखा ही नहीं है। तो इसका मतलब जिसे हम रिलेट कर रहे हैं वही सब्जेक्ट होगा। तो अगर सब्जेक्ट होगा तो हमने हु सही लिख रखा है। बस दिक्कत ये है कि इस बार जिसे हम रेफर कर रहे हैं एंटीसीडेंट, वो एंटीसीडेंट कोई पर्सन नहीं है,
एक नॉन लिविंग थिंग है। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व, पोषक, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स वो चीजें होती हैं जैसे विटामिन हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिनसे हमें पोषण मिलता है। तो हमें चाहिए यहाँ पे सब्जेक्ट थी, लेकिन ये पर्सन नहीं है न्यूट्रिएंट्स, ये नॉन लिविंग थिंग है। तो अगर ये पर्सन नहीं है तो हमने हु गलत यूज कर लिया, फिर तो विच लिखना चाहिए। तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए बेटा मीनिंग निकालना ही नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउंस में तो ना मीनिंग निकालने की जरूरत ही नहीं है। बस ये देखा करो कि सेंटेंस में हमें जिस वर्ब के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं उस वर्ब का सब्जेक्ट लिखना है या ऑब्जेक्ट लिखना है। अगर उस वर्ब का सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है, हाँ दैट भी यूज कर सकते हैं बच्चे, लेकिन दैट की वजह से मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है, अभी पहले हुम भी समझो। तो हमें बस ये पता करना है कि भाई जिस वर्ब के लिए हम ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं उस वर्ब के साथ सब्जेक्ट अगर पहले से लिखा हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है, फिर हम ऑब्जेक्ट रिलेट कर रहे हैं तो हुम लिख दो। अगर उस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट पहले से लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम इस वर्ब का सब्जेक्ट लिख रहे हैं इसके साथ में, तो हु लिख दो। तो वो हमें पता चल जाता है इस तरीके से, ठीक है। हुज रिलेटिव प्रोनाउन नहीं होता बेटा, डिटर्मिनर होता है। बहुत से लोग इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, बट एक्चुअली दैट इज नॉट अ रिलेटिव प्रोनाउन, दैट इज अ रिलेटिव डिटर्मिनर ऑफ पॉजेसिव केस, ठीक है। इसमें बेटा बिल्कुल दैट इसमें बिल्कुल आ सकता है, लेकिन दैट का यूज हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। यू आर द पर्सन हुम एवरीवन थिंक्स कैन कन्विंस द मैनेजर। अब देखो ये थोड़ा सा ना बड़े बड़े सेंटेंस आ गया, मैं इनको समझाता हूं कैसे करना है। देखो ऐसे जैसे मैं समझा रहा हूं बिल्कुल वैसे समझने की कोशिश करना। यहां पर हमने एक वर्ब लिखी आर और इस वर्ब का सब्जेक्ट लिखा यू, ठीक है, हो गया। आगे आते हैं। फिर हमने यहाँ पे एक वर्ब लिखी थिंग्स और इस वर्ब का सब्जेक्ट लिखा एवरीवन, हो गया। फिर हम देखें अभी हमने एक वर्ब और लिख रखी है कैन कन्विंस। भैया कैन कन्विंस है, ये भी वर्ब है, कैन मॉडल वर्ब है और कन्विंस मेन वर्ब है। तो अगर हमने कैन कन्विंस वर्ब लिखी है तो इसका मतलब कोई ना कोई तो इसका सब्जेक्ट होगा। अब ये यू तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि वो आर वर्ब का सब्जेक्ट है। द पर्सन भी सब्जेक्ट नहीं हो सकता, द पर्सन इसलिए उस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि द पर्सन इस आर लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। तो इसका मतलब वो जो हम कैन कन्विंस वर्ब लिख रहे हैं ना उसका सब्जेक्ट ये रिलेटिव प्रोनाउन बनेगा। अगर ये रिलेटिव प्रोनाउन उस वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा तब तो इसको नॉमिनेटिव केस में लिखना पड़ेगा जो कि हु होता है। बस ऐसे पता चल जाता है। हिले हुए थोड़ी देर जो कह रहे हैं बेटा वो सुन लो। मेरी बातें सुन लोगे ना तो तुम्हें क्वेश्चन कम पूछने पड़ेंगे, और जो मैं बता रहा हूं अगर वो सुनोगे नहीं और इधर उधर ध्यान भटकाते रहोगे तो ज्यादा पूछना पड़ेगा। पहले ये सुनो तो सही मैं क्या कह रहा हूं। देखो मैं फिर से एक बार समझाता हूं, ऐसे सुनना। तुम लोग बहुत डेस्परेट हो जाते हो कई बार। आर वर्ब है, यू इसका सब्जेक्ट है, ठीक है, तो वर्ब वन हो गई, ये सब्जेक्ट वन हो गया। थिंग्स वर्ब टू हो गई, एवरीवन इसका सब्जेक्ट टू हो गया, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं एक वर्ब अभी हमारे पास कैन कन्विंस और लिखी हुई है। अब अगर वर्ब लिखी है तो ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई इसका सब्जेक्ट भी होगा क्योंकि बिना सब्जेक्ट को तुम वर्ब यूज नहीं करते। अब इसका सब्जेक्ट ये पर्सन हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आर लिंकिंग और का कॉम्प्लीमेंट है। तो ये जो हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं ना वही इसका सब्जेक्ट होगा। अगर वो प्रोनाउन इसका सब्जेक्ट होगा तो हमें उसका नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन का लिखना पड़ेगा जो कि हु होता है, हुम नहीं। तो ये हमारा आंसर है, ठीक। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ का आंसर अपने आप बताओ। एक बच्चा है, इसका नाम है विकास, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउन नाउन के तुरंत बाद आता है क्या? रिलेटिव प्रोनाउन नाउन के तुरंत बाद आता है क्या? मतलब पीछे ही पड़ गया, एक ही कमेंट इसने 5 बार टाइप मार दिया। अरे भाई जरूरत वाली चीज सारी बता देंगे, टाइम से बता देंगे तो अच्छा लगेगा। जिस समय उसकी जरूरत होगी उस समय बताया जाएगा तो अच्छा लगेगा। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? और अगर परेशान हो ही रहे हो तो आंसर बता देता हूँ। हाँ बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, नाउन के बाद लिखा जाता है, लेकिन ये उल्लूपना मत दो, नाउन के बाद नहीं अपने एंटीसीडेंट के बाद लिखा जाता है, ये ध्यान रखो। जो बता रहा हूं वो सुन नहीं रहा, एक ही कमेंट दे टाइप दे टाइप दे टाइप, पीछे पड़ गया। अब देखो इसको भी उसी तरीके से समझना। मेट वर्ब हो गई, वर्ब वन हो गई, इसका सब्जेक्ट हो गया वी, ठीक है। हैज वन वर्ब हो गई, इसका भी कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा। अब इसका सब्जेक्ट या तो हम एक्टर को मान लें या हम हु को मान लें, ठीक है। अगर हम हु को सब्जेक्ट मान लेंगे तो ये एक्टर जो नाउन है ये सेंटेंस में गलत यूज हो जाएगा, क्योंकि अगर हम सेंटेंस में कोई नाउन या प्रोनाउन लिख रहे हैं तो वो या तो किसी वर्ब का सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। जैसे ये पर्सन नाउन था वो इस आर लिंकिंग वर्ब का कॉम्प्लीमेंट था। लेकिन ये जो द एक्टर है ये किसी वर्ब का सब्जेक्ट ही हो सकता है, ये किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट होगा ना तो वर्ब के बाद लिखा जाएगा। अगर हमने इसको सेंटेंस के शुरुआत में लिख रखा है ना तो इसका मतलब यही हमारा सब्जेक्ट है। तो ये जो द एक्टर हमने नाउन लिखा है ना ये इस वर्ब का सब्जेक्ट हो गया।
अब देखो, मेट एक वर्ब है, उसका सब्जेक्ट हो गया वी। हैज वन दूसरी वर्ब है, उसका सब्जेक्ट हो गया द एक्टर। अब हमारे पास कोई वर्ब नहीं बची, ठीक है। अब हमारे पास कोई वर्ब नहीं है, लेकिन ध्यान से देखो सब्जेक्ट बच गया। अब जब वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट कैसे बच गया भाई? वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट होना नहीं चाहिए। तो ये हमने सब्जेक्ट जो लिख रखा है ना, वो ये गलत है, ये ऑब्जेक्ट है एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट होता तो इसकी कोई ना कोई वर्ब लिखी होती। तो इसे चेंज करके कर दो हुम। अच्छा, हुम कर देने से ऑब्जेक्ट बन गया, कौन सी वर्ब का? मेट वर्ब का। ठीक। तो इस तरीके से हम पता लगा लेते हैं कि सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट की जरूरत है या ऑब्जेक्ट की जरूरत है। एक एग्जांपल तुम्हारे लिए लिखता हूं, अपने आप लो सही करना। कमल इज द कमल इज द टीचर whom I believe will solve it। ठीक है, ये लो इसका आंसर होता हूं। एक और लिख देता हूं, द बॉयज द बॉयज who we have selected are very talented। बॉयज लिखना है, ठीक है। अब वो देखो, एक था उसको भी कुछ कह दिया ना, अब उसका सही वाला कमेंट नहीं आएगा, उससे हुम पूछो वो नहीं बताएगा, ठीक है। और दुनिया भर की अपनी एक्टिंग वहां पे पसारे बैठा था। जो पूछ रहे बेटा उनके आंसर बताया करो तो अच्छा लगेगा। मैं पूछ रहा हूं कुछ, तुम बता रहे हो कुछ। अब देखो यहाँ पे समझ, असल में ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना जो हम पढ़ रहे हैं, हु हुम, ये असल में ये समझ लो कि जो भी हमने प्रोनाउन में कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, ये उनमें सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये आज भी हम पढ़ेंगे और कल भी यही क्लास में चलता रहेगा। तो ये बड़ा ट्रिकी भी होता है, छोटी छोटी कई बातें होती हैं, तो उनको हमें सिस्टम से एक वन बाय वन समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, फोकस्ड रहोगे ना तो सारी चीजें पकड़ में आ जाएंगी, मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ध्यान है तो भटक जाएगा। ठीक है, या कोई बात सुनने से चूक जाओगे या समझने से चूक जाओगे, मान लो मैंने कहा कुछ तुम सुन नहीं पाए, या मैंने कुछ कहा तुम समझ नहीं पाए उस तरीके से जैसे समझाया गया, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसीलिए कोशिश क्या करो, रिलीवेंट रहें। जो बात हो रही है, जिस समय जिस चीज के बारे में बताया बोला कहा जा रहा है, हम पहले उसी को सुने समझे अच्छे से, फिर बाद में दूसरी चीजों को देख लेंगे, टाइम बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पढ़ाई करनी चाहिए। आ जाओ, देखो यहाँ पे समझना, इस वर्ब हो गई, कमल इसका सब्जेक्ट हो गया, लो डन। बिलीव वर्ब हो गई, आई इसका सब्जेक्ट हो गया, डन। विल सॉल्व वर्ब हो गई, अब कोई ना कोई इसका भी सब्जेक्ट जरूर होगा, क्योंकि वर्ब है तो बिना सब्जेक्ट को तो यूज होगी नहीं। अब या तो हम इसका सब्जेक्ट मान लें टीचर को, या हम मान लें हुम को। टीचर को हम सब्जेक्ट मान नहीं सकते, क्योंकि टीचर जो है वो इज लिंकिंग और का कॉम्प्लीमेंट है। तो हमें उस वर्ब का सब्जेक्ट मानना पड़ेगा हुम को। अब जब हम सब्जेक्ट मान लेंगे तो फिर हुम गलत हो जाएगा, हमें हु लिखना पड़ेगा। ये इतना आसान है। सेकेंड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? कौन सी बेटा? सेकंड वर्ब बिलीव का। बिलीव का कोई सब्जेक्ट नहीं है, बिलीव का सब्जेक्ट है, पूरा स्टेटमेंट है कि वो उसे सॉल्व कर लेगा। ठीक है, बी में आ जाओ, द बॉयज हु वी हैव सेलेक्टेड आर वेरी टैलेंटेड। नाउ सी, हैव सेलेक्टेड वर्ब हो गई, सब्जेक्ट इसका हो गया वी। आर वर्ब हो गई, अब इसका सब्जेक्ट या तो हम हु को मान ले या बॉयज को मान ले। अच्छा, हमें बॉयज को ही सब्जेक्ट मानना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज अगर हमने इन्हें सब्जेक्ट नहीं माना तो ये किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट भी नहीं हो सकते हैं। तो अगर हमने सेंटेंस के शुरुआत में बॉयज को लिख रखा है तो इसका मतलब बॉयज सब्जेक्ट है। अगर बॉयज सब्जेक्ट है इस वर्ब के, तो अब तो हमारे पास कोई वर्ब बची नहीं। अगर कोई वर्ब नहीं बची तो हु सब्जेक्ट गलत बच गया, इसको हटा के हुम लिख दो। हुम लिख देने से ऑब्जेक्ट बन गया हैव सिलेक्टेड वर्ब का। तो ऐसे हम हुम को सही कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन देखो, यू आर द पर्सन हुम एवरीवन थिंक। अच्छा, ये तो हमने डिस्कस ही कर लिया था, बस समझाना बाकी है। देखो, आर वर्ब हो गई, यू सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, डन। थिंग्स वर्ब हो गई, एवरीवन सब्जेक्ट हो गया, डन। कैन कन्विंस वर्ब हो गई, ठीक है, और हुम इसका सब्जेक्ट हो गया, तो इसको लिख दो हु। अब नेक्स्ट में आ जाओ, द एक्टर हु वी मेट यस्टरडे हैज वॉन 2 नेशनल अवार्ड्स। नाउ सी, एक वर्ब हो गई मेट, सब्जेक्ट हो गया वी।
एक वर्ब हो गई हैज वन, सब्जेक्ट हो गया द एक्टर। अब हमारे पास कोई वर्ब नहीं बची, लेकिन सब्जेक्ट अभी भी हु बचा हुआ है, तो अगर वर्ब नहीं है तो उसका मतलब ये सब्जेक्ट हमने गलत यूज कर रखा है, इसको ऑब्जेक्ट बना दो। ऑब्जेक्ट बना देने से मेट वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा और लो सेंटेंस सही हो गया। हम्म। क्वेश्चन नंबर 5 में बात कर रहा हूं, सेकेंड वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हुआ। 5 नंबर क्वेश्चन में बेटा सेकेंड वर्ब कौन सी है, हैज वन। ये हैज वन वर्ब का बेटा यही हो गया टू नेशनल अवार्ड्स। ये हैज वन वर्ब हो गया ना, इसका ऑब्जेक्ट हो गया टू नेशनल अवार्ड्स और इसका सब्जेक्ट हो गया एक्टर। ये लिखा ना एक्टर, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। और देखो हु और हुम पे बेस्ड क्वेश्चंस। ही इज वन ऑफ द पीपल whom द मैन हैज ब्लेम्ड देम फॉर हिज लॉस। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे एक बार, सिक्स का आंसर अपने आप कुछ बताने की कोशिश करो तो देखो। सिक्स क्वेश्चन का बेटा अपने आप एक बार आंसर बताने की कोशिश करो। हु आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं बताता हूं इसमें है क्या। यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना, ये जो whom हमने रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया है इस पीपल नाउन को इस हैज ब्लेम्ड वर्ब से रिलेट करने के लिए, ठीक है। अब देखो इस हैज ब्लेम्ड वर्ब का सब्जेक्ट मैन पहले से ही लिखा हुआ है और ऑब्जेक्ट देम भी पहले से ही लिखा हुआ है। डन। अब वो जो वर्ब है जिसके लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं उस वर्ब का सब्जेक्ट भी पहले से लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट भी पहले से लिखा हुआ है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन गलत हो गया। भाई रिलेटिव प्रोनाउन जो हम यूज करते हैं वो भी तो वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ही होता है। अब उस वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो हमने दोनों ही लिख रखे हैं, तो हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज क्यों कर रहे हैं। एक तो गलती ये है, दूसरी गलती देखो क्या है, ये जो हम देम यूज कर रहे हैं ना ये पर्सनल प्रोनाउन है और इस देम पर्सनल प्रोनाउन का यूज हम पीपल के लिए कर रहे हैं। ये पीपल प्लूरल नाउन है ना, इसी के लिए हमने देम पर्सनल प्रोनाउन यूज किया है। अब सोचने वाली बात यह कि अगर हमने इस पीपल के लिए ये रिलेटिव प्रोनाउन हुम यूज कर लिया था तो हमें देम यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो हुम रिलेटिव प्रोनाउन है यही उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसको हमें सेंटेंस को ऐसे लिखना चाहिए, ही इज वन ऑफ द पीपल whom the man has blamed for his loss। तो इस क्वेश्चन से हमें यह सीखना है कि अगर हम कभी किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर लें तो फिर उसके लिए पर्सनल प्रोनाउंस का यूज मत किया करो, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन का यूज उसके लिए फिर मत करो अगर रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर लिया है तो। डन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी तो बेटा ये जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं ना दे आर कंजंक्शन ऑल्सो। डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स जो होते हैं वो कनेक्ट करने का काम भी करते हैं और वही कंजंक्शन होते हैं, ठीक है। बता देता हूं बेटा, आगे दोबारा बता रहा हूं, इसे सुनो ध्यान से। इसलिए मैं कहता हूं जो कहा बताया जा रहा है ना उस पर पहले ध्यान दो, जिसकी मैं बात नहीं कर रहा, जो बात मैं बोल नहीं रहा हूं वो तो ध्यान भी मत ले जाओ, ठीक है। दे आर लुकिंग फॉर द बैग विच इट इज सीन इन दिस वीडियो। अब देखो यहां पे समझना है, ये जो विच हमने रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया है, ये रिलेटिव प्रोनाउन हमने इस बैग नाउन को इस बाद वाली वर्ब इस सीन से रिलेट करने के लिए यूज किया। अच्छा ध्यान से देखना, ये जो इस सीन है ना ये पैसिव वर्ब है। इस सीन जो है ना बच्चे वर्ब ये पैसिव है। तुम में से सारे लोग ये बात जानते होंगे कि जो पैसिव वर्ब्स होती हैं उनके साथ में ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव फॉर्म में वो सब्जेक्ट बन जाता है पैसिव में, ठीक है। तो इसके साथ ऑब्जेक्ट तो हम यूज कर नहीं सकते, अच्छा केवल सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। और ध्यान से देखें तो हमने सब्जेक्ट इट पहले से ही लिख रखा है। अब इस वर्ब इस सीन का सब्जेक्ट या तो हम इट को मान लें या हम विच को मान लें, ठीक। अच्छा ये जो इट हम यूज कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन ये इस बैग के लिए यूज हो रहा है, तो अगर हम बैग के लिए पर्सनल प्रोनाउन इट यूज कर रहे हैं तो ये रिलेटिव प्रोनाउन विच नहीं यूज करना चाहिए, और अगर हम ये विच रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो फिर ये इट नहीं यूज करना चाहिए। ये जो विच रिलेटिव प्रोनाउन है ये इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहां से हमें ये सीखना है कि अगर हम किसी भी नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं तो फिर उसके लिए पर्सनल प्रोनाउंस का यूज मत किया करो। पर्सनल प्रोनाउन का यूज तब करो जब रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लिखे हो। एक और एग्जांपल से ये बात समझना,
इट इज अ कंट्रोवर्शियल पॉलिसी बट विच हैज अट्रैक्टेड वर्ल्ड वाइड अटेंशन। ठीक है, देखो यहां पे हमने विच यूज किया, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ये जो डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स होते हैं, व्हेन है, वेयर है, वाई है, हुम है, हुज है, व्हाट है, वगैरह वगैरह, ये सब कंजंक्शन भी होते हैं। तो अगर हमने ये विच यहाँ पे यूज कर लिया है ना, तो अब हमें कंजंक्शन बट यूज करने की जरूरत नहीं, से रिमूव कर दो। सिंपली ऐसे लिखो, इट इज अ कंट्रोवर्शियल पॉलिसी विच हैज अट्रैक्टेड वर्ल्ड वाइड अटेंशन। तो रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ हमें पर्सनल प्रोनाउन नहीं लिखने, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ हमें कंजंक्शन नहीं लिखने। अब मैं एक एग्जांपल और लिखता हूं, उससे समझना इस बात को। इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी बट विच वी लॉस्ट। अब जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा, इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी बट विच वी लॉस्ट। ठीक है, आंसर बताओ इसका। इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी बट विच वी लॉस्ट। सेकेंड क्वेश्चन में विच को रिमूव कर दें तो बी क्वेश्चन तक होगा क्या? अभी बताता हूं बेटा। ये जो क्वेश्चन मैंने अब लिखा ना, इससे ये बात समझना, जो तुम पूछ रहे हो ना क्वेश्चन, इसका आंसर तुम्हें ये क्वेश्चन जो ए लिखा है इससे मिलेगा। अब देखो यहाँ पे समझना, ये हमने विच रिलेटिव प्रोनाउन लिख दिया। रिलेटिव प्रोनाउंस कंजंक्शन होते हैं तो उनके साथ हमें बट लिखने की जरूरत नहीं है, ये रिमूव कर दो। ये सही हो गया, विच वी लॉस्ट। अब एक दूसरा तरीका देखो, मान लो हमें ये बट लिखना हो कि हम तो नहीं बट को ड्रॉप करना चाहते, हम तो चाहते हैं लिखा रहे, तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी बट वी लॉस्ट इट। देखो फिर से समझना, ये जो विच था ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन था, तो इसके साथ ना तो हमें कंजंक्शन लिखना पड़ा और ना ही पर्सनल प्रोनाउन लिखना पड़ा। लेकिन अगर हम विच, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका यूज ना करें, तो फिर हमें कंजंक्शन अलग से लिखना पड़ेगा, बट और पर्सनल प्रोनाउन अलग से लिखना पड़ेगा, इट। तो ये जो विच है ना, ये कंजंक्शन भी है और इस लॉस्ट वर्ड का ऑब्जेक्ट भी है। लेकिन अगर हम इस विच का यूज नहीं करेंगे, जो रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसके लिए हमें कंजंक्शन अलग से लिखना पड़ेगा और प्रोनाउन अलग से लिखना पड़ेगा। तो यहां से हमें यही समझना है कि जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट खुद होते हैं, तो हमें पर्सनल प्रोनाउन की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। दूसरा, जब हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनती है और उसके लिए हमें अलग से कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, वो रिलेटिव प्रोनाउन ही कंजंक्शन का काम करता है। डन। नाइन्थ क्वेश्चन देखो, मोहन इज द पर्सन हु हेल्प्ड अस देयर एंड वी थैंक्ड हिम। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना जब समझाऊंगा ध्यान से। ठीक है, पहले एक बार अपने आप आंसर बताने की कोशिश करो, देखें अपने आप बता सकते हो क्या। मोहन इज द पर्सन हु हेल्प्ड अस देयर एंड वी थैंक्ड हिम। बट वी लॉस्ट। नाइन्थ का आंसर बताओ। अरे देखो, अब मैं बताता हूं इसमें क्या है आंसर। ये जो हमने हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया, ये हमने पर्सन के लिए यूज किया। ठीक है, और उसी पर्सन के लिए ध्यान से देखो, हमने हिम पर्सनल प्रोनाउन भी लिख रखा है। भाई जो हिम हमने यूज किया, ये पर्सनल प्रोनाउन है और ये पर्सनल प्रोनाउन उस पर्सन के लिए यूज हो रहा है। अब हमें समझना है यहाँ से ये है कि अगर हम किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर लेते हैं, जैसे कि हमने पर्सन के लिए हु यूज कर लिया, तो फिर ये जो पर्सनल प्रोनाउन हिम है ना, ये हमें नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है, ये इसी टाइप का मिस्टेक हो गया, जैसे यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन था तो इट गलत हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने हुम यूज कर लिया था तो फिर ये देम गलत हो गया। ठीक है, ये इसी टाइप का मिस्टेक है। तो अगर हमने द पर्सन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज कर लिया ना, तो इस हिम की जरूरत नहीं, से रिमूव कर दो। लेकिन अब देखो कहानी क्या होगी, हिम को तो हम रिमूव कर देंगे, लेकिन अब मिस्टेक यहाँ पर क्या हो जाएगी कि जो हिम है ना, ये ऑब्जेक्ट है।
भाई ये थैंक्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है ना, और जो हु है वो इस हेल्प्ड वर्ब का सब्जेक्ट है। तो जो हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, ध्यान से सुनना बच्चे, इधर की बात। अब देखो तुम लोग यार वास्तव में इतने बड़े उल्लू हो। अब एक बच्चा मेरे से इस समय देखना क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है पैसिव वर्ब आएगा, फलाना आएगा, ढिमकाना आएगा, वो तो सही लग रहा है, चलो छोड़ो। एक पूछ रहा है सेवंथ एट्थ की बुक कौन सी पढ़े। अरे भाई, प्राइवेट पब्लिकेशन की कोई भी ले लो, कई बार बता चुके हैं, और तुम इस समय ये समझने की कोशिश करो ना जो समझाया जा रहा है। देखो, तो ये जो हमने हिम रिमूव कर दिया ना, पर्सनल प्रोनाउन, वो इस पर्सन के लिए यूज हुआ था। क्योंकि इस पर्सन के लिए हमने पहले से रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज कर रखा, तो हमने पर्सनल प्रोनाउन ड्रॉप कर दिया। क्योंकि अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो जाए तो पर्सनल प्रोनाउन का यूज नहीं करना चाहिए, तो हमने हिम ड्रॉप कर दिया। अब देखो कहानी क्या समझने वाली है। ये जो हु है ना, ये सब्जेक्ट है, और वो जो हमने हिम ड्रॉप किया वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये हु उस हिम की जगह तो ले नहीं सकता, क्योंकि वो तो ऑब्जेक्ट था और ये सब्जेक्ट है। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हु है वो इन दोनों ही वर्ब का या तो सब्जेक्ट बन जाए या दोनों ही वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाए। ठीक है, जैसे ये हु है ना, हेल्प्ड वर्ब का सब्जेक्ट है, तो ये थैंक्ड वर्ब का भी सब्जेक्ट बन जाए, या फिर ये दोनों का कॉमन ऑब्जेक्ट बन जाए। तो ये या तो दोनों का कॉमन सब्जेक्ट हो जाए या दोनों का कॉमन ऑब्जेक्ट हो जाए। अभी ये गलत लिखा हुआ है। अच्छा, एक बेसिक बात है, तुम लोग सब पहले से जानते होगे, नहीं जानते होगे तो आगे ध्यान रखना। जब हम किसी वर्ब को एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, जब हम किसी वर्ब को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, तो जो उस वर्ब का सब्जेक्ट होता है वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाता है, या उस वर्ब का ऑब्जेक्ट उस वर्ब का सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, मेरे पास पूछने का टाइम नहीं है, मैं अपनी तरफ से बता देता हूं, ये ध्यान रखना। जब हम किसी वर्ब को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट उस वर्ब का सब्जेक्ट बन जाता है, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनता। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। जो सब्जेक्ट होता है ना वो बाई प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता है, वर्ब का नहीं बनता। ठीक, तो किसी भी वर्ब को अगर हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट उसका सब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ये ध्यान रखेंगे। अब हमें पता है कि ये जो हिम है ऑब्जेक्ट, अगर हम चाहें तो वॉइस चेंज करके उसे सब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन ये जो हु सब्जेक्ट है, वॉइस चेंज करके हम इसे ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो इसका मतलब हमें इस वाली बाद वाली वर्ब का वॉइस चेंज कर देना चाहिए। अभी ये बी थैंक्ड एक्टिव वॉइस में है, हम इसको पैसिव बना देते हैं। पैसिव बना देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, वॉज थैंक्ड बाई अस, वॉज थैंक्ड बाई अस। अब वॉज थैंक्ड बाई अस हमने लिख दिया। अब देखो क्या हुआ, ये जो हु है हेल्प वर्ब का भी सब्जेक्ट हो गया और वॉज थैंक्ड का भी सब्जेक्ट हो गया, तो दोनों वर्ब का हमारा कॉमन प्रोनाउन हो गया और ये लो सेंटेंस सही हो गया। थैंक्ड का सब्जेक्ट भी है बेटा, लेकिन ऑब्जेक्ट तो हिम है ना, तो ये सेंटेंस हो गया सही। ठीक है, सचिन बेटा मैं तेरी आईडी ब्लॉक करवा दूंगा। ठीक है, अभी देखो पूछ रहा हाउ टू रीड सेवंथ एट्थ बुक, सेवंथ और एट्थ की बुक कैसे पढ़ें। तुम कतई उल्लू हो क्या, इस समय क्यों ये बात पूछ रहे हो बेटा, जो समझाया जा रहा हूं पहले वो समझ लो है, और एक ही कमेंट को 10 बार क्यों टाइप कर रहे हो। लो, कर ले, मन भर ले आज, तू अपना मन, तू आज खुश हो जा, कैसे ना कैसे तेरी आत्मा ना दुखी रहे। ठीक है, तू कर ले कमेंट, एक ही क्वेश्चन 10 बार टाइप कर ले, तेरी आईडी में ब्लॉक करवाता हूँ, रुक जा। हरिओम, इतना ट्रिकी कॉन्सेप्ट है बेटा। ठीक है, और यही चीजें होती हैं जिनको सीखने के लिए हम कोचिंग लेते हैं। पुलिस का इज आएगा, आर आएगा, वो तो सबको पता होता है, उन चीजों को सीखने के लिए कोचिंग नहीं ली जाती ना। ये ट्रिकी चीजें होती हैं, इनको सीखने के लिए हम कोचिंग लेते हैं, जिससे कि हम दूसरों से बेहतर बन पाए, दूसरों से ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाए जरूरत पड़ने पे, और इन्हीं को हम ध्यान नहीं दे रहे। ठीक, चलो मैं फिर से इस क्वेश्चन 9th को एक बार समझाता हूँ, ध्यान से सुनना, अगर किसी बच्चे को पिछली बार पकड़ में ना आया। ठीक है, देखो, ये हु हमने एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया, मक्खी कहां से आ गई, ये हमने यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज किया इस पर्सन नाउन के लिए। उसी पर्सन नाउन के लिए हमने ध्यान से देखो यहाँ पे हिम यूज कर रखा है। जैसे ही लिखा ना, मोहन इज द पर्सन हु हेल्प्ड अस देयर एंड वी थैंक्ड हिम, कि मोहन वो पर्सन है जिसने हमारी वहां मदद की और हमने उसको थैंक किया। तो ये जो पर्सन है उसके लिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज कर लिया, और हमने ऑब्जेक्टिव केस हिम यूज कर लिया। तो हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर लें तो फिर हमें पर्सनल प्रोनाउन नहीं यूज करना चाहिए। तो जो हमने हिम यूज किया ना, गलत है, इसको रिमूव कर दो। ठीक है, अच्छा, हिम रिमूव कर देने से ये हिम तो चला गया, लेकिन अब ये सेंटेंस सही नहीं हुआ। सही इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इस पर्सन के लिए जो हम रिलेटिव प्रोनाउन हु यूज कर रहे हैं ना, वो सब्जेक्ट है इस हेल्प वर्ब का, लेकिन जो हिम था वो इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट था। ठीक, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है वो इन दोनों वर्ब का, हेल्प का और थैंक्ड का, या तो कॉमन सब्जेक्ट हो जाए या कॉमन ऑब्जेक्ट हो जाए। ठीक है,
तभी ये सही हो सकता है, क्योंकि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन जो है अगर हम उसके लिए दो वर्ब यूज कर रहे हैं तो वो दोनों वर्ब का या तो कॉमन सब्जेक्ट हो या कॉमन ऑब्जेक्ट हो। अब यहाँ पे समझना क्या है, हमने कहा कि जब हम किसी वर्ब को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, ठीक है, तो उस वर्ब का सब्जेक्ट जो होता है वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बनता, लेकिन उस वर्ब का ऑब्जेक्ट जो होता है वो उस वर्ब का सब्जेक्ट बन जाता है। तो जिस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है उसका हम सब्जेक्ट बना सकते हैं इसे, लेकिन जिसका सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अब ये हु इस वर्ब का सब्जेक्ट है, अगर हम इसे वॉइस चेंज कर भी दें तो ये उसका ऑब्जेक्ट तो बनेगा नहीं। अच्छा, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसका वॉइस चेंज कर दें तो इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हम इसका वॉइस चेंज कर देंगे। वी थैंक्ड का जब हम वॉइस चेंज करेंगे तो हो जाएगा वॉज थैंक्ड बाई अस। अब देखो ये जो वॉज थैंक्ड बाई अस वर्ब है ना, इसका सब्जेक्ट हो गया ये हु, हेल्प का सब्जेक्ट पहले से ही हु था, तो इन दोनों वर्ब का हमारा कॉमन सब्जेक्ट हो गया और सेंटेंस सही हो गया। डन। तो अगर हम कभी कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज करें किन्हीं दो वर्ब्स के लिए, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन उन दोनों वर्ब का या तो कॉमन सब्जेक्ट हो या कॉमन ऑब्जेक्ट हो, ऐसा ना हो कि एक का सब्जेक्ट हो एक का ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन एक बार और एग्जांपल दे दो, ठीक है। नाइन्थ का बेटा ये अगला लिखा है ना, पढ़। ये देखो अगला लिखा है, बताओ इसका आंसर अपने आप। वी नो द पर्सन हुम यू हैड गिवन द वॉच एंड ही लॉस्ट इट, बताओ इसका आंसर। टेंथ क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, जिस तरीके का नाइन्थ क्वेश्चन है बेटा उसी टाइप का टेंथ क्वेश्चन है। टेंथ क्वेश्चन को अपने आप समझ के देखो, सही करने की कोशिश करो एक बार। मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है कि क्लास कब से होगी। क्लास तो हो ही रही बेटा, छूट गया। कोई नहीं बेटा, छूट गया तो रिवाइज कर लो, अभी कल परसों देखो, 2 दिन, कल तो क्लास होगी खैर, ठीक है। उसका सैटरडे संडे को टाइम रहेगा तो रिवीजन कर लेना। देखो मैं इसे समझाता हूँ, इसे समझना ध्यान से। 10th क्वेश्चन देखो समझना। वी नो द पर्सन हुम यू हैड गिवन द वॉच एंड ही लॉस्ट इट। देखो ये हमने पर्सन के लिए हुम रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर लिया, ठीक है। और इसी पर्सन के लिए ध्यान से देखो हमने ये ही यूज कर रखा है। डन। अब ये जो ही हमने यूज कर रखा है वो इस पर्सन के लिए यूज कर रखा है, और इसी पर्सन के लिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन हुम यूज कर रखा है। तो अगर हमने रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर रखा है तो हमें ये पर्सनल प्रोनाउन ही नहीं यूज करना चाहिए, ये हमने ड्रॉप कर दिया। लेकिन अब दिक्कत क्या, ये जो हमने हुम यूज किया है वो इस हैड गिवन वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ये जो ही था वो इस वर्ब का सब्जेक्ट था, तो फिर वही गलती हो गई कि इस हुम को या तो हम इस वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लें या फिर इस वर्ब का सब्जेक्ट मान लें, दोनों काम तो एक साथ हो नहीं सकते। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है ना वो या तो दोनों वर्ब का सब्जेक्ट बन जाए या दोनों वर्ब का ऑब्जेक्ट बन जाए। फिर मैं समझाता हूं, देखो ये दोनों वर्ब एक्टिव वॉइस में है, हैड गिवन और लॉस्ट, और हमने अभी पढ़ा कि जब हम किसी वर्ब को एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनता। इस बार ये जो हमारा होम है ना वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है और इस वर्ब के लिए इसे सब्जेक्ट का काम करना है। तो हमें पता है कि अगर ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है और हम इसका वॉइस चेंज कर देंगे तो इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अब इस बार वॉइस हमें इसका चेंज करना है। यू हैड गिवन जो है ना, जब इसका वॉइस चेंज करोगे तो हो जाएगा हैड बीन गिवन, हैड बीन गिवन बाय यू। अच्छा, वॉइस चेंज करने से होगा कि ये जो होम ऑब्जेक्ट था ये सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हमें इसको हु लिखना पड़ेगा। भाई जब वॉइस चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है ना, तो जो होम ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, तो हमें हु लिखना पड़ेगा। अब ऐसे लिख देने से देखो क्या हुआ, ये जो हु है वो हैड बीन गिवन वर्ब का भी सब्जेक्ट हो गया और इस लॉस्ट वर्ब का भी सब्जेक्ट हो गया, और ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। ठीक। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर हम, ठीक है, अगर हम कभी भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे किन्हीं दो वर्ब्स के लिए, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन या तो दोनों वर्ब का सब्जेक्ट हो या दोनों वर्ब का ऑब्जेक्ट हो। ऐसा ना हो कि वो एक वर्ब का सब्जेक्ट हो और एक वर्ब का ऑब्जेक्ट हो। ठीक, बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना है कि अगर हम कोई एक रिलेटिव प्रोनाउन दो वर्ब के लिए यूज कर रहे हैं
तो वो रिलेटिव प्रोनाउन दोनों वर्ब के लिए या तो सब्जेक्ट का काम करेगा या दोनों वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक वर्ब का सब्जेक्ट हो जाए और एक वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाए। ठीक, अब एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों के लिए लिखता हूं, अपने आप तुम लोग आंसर बताना। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों के लिए लिख देता हूं, इसका आंसर बताएं। मोहन is the teacher whom they selected and he he won the prize। लो, इसे एक बार सही करो। मोहन इज द टीचर whom they selected and he won the prize। प्रोनाउन का असाइनमेंट बेटा कल अपलोड करवा देंगे, ठीक है। मैं दुरानी सर से कह दूंगा, वो कल कर देंगे। मोहन इज द टीचर whom they selected and he won the prize। देखो इसका समझना, मैं बताता हूं आंसर। यहां पर हमने होम रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया टीचर नाउन के लिए, ठीक है। और इसी टीचर नाउन के लिए हमने एक पर्सनल प्रोनाउन यूज कर रखा ही। तो अगर हमने इस नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन होम यूज कर लिया है तो फिर अब हमें पर्सनल प्रोनाउन का यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि अगर हम किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर लें तो फिर पर्सनल प्रोनाउन नहीं यूज करना। तो हमने ही ड्रॉप कर दिया। अब क्या दिक्कत होगी, ये जो हमने ही ड्रॉप कर दिया है वो इस बॉर्न वर्ब के लिए सब्जेक्ट था, लेकिन ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो इस सिलेक्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो दोनों वर्ब के लिए ना तो कॉमन सब्जेक्ट है ना कॉमन ऑब्जेक्ट है। इस वर्ब के लिए इसको ऑब्जेक्ट का काम करना है और इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम करना है, क्योंकि यहां से जो हमने प्रोनाउन ही ड्रॉप किया वो सब्जेक्ट था। अब हमें पता है कि एक ही प्रोनाउन दो वर्ब के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग अलग तो हो नहीं सकता। या तो वो दोनों वर्ब का कॉमन सब्जेक्ट होगा या कॉमन ऑब्जेक्ट होगा। तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन दोनों वर्ब के लिए कॉमन सब्जेक्ट या कॉमन ऑब्जेक्ट हो जाए। ठीक, फिर हमने पढ़ा है कि जब हम किसी वर्ब को जो एक्टिव वॉइस में होती है पैसिव बनाते हैं तो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट उसका सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तो ये जो हमने होम यूज किया है ना वो इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसका वॉइस चेंज कर देंगे तो सब्जेक्ट बन जाएगा। वन वर्ब का तो पहले से सब्जेक्ट है, इसका वॉइस चेंज करोगे तो इसका भी सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। तो हम इसको दे सिलेक्टेड का वॉइस चेंज कर देंगे, तो इसका सेलेक्ट वॉइस चेंज कर देने से क्या हो जाएगा, वॉज सिलेक्टेड बाय देम। अच्छा, वॉज सिलेक्टेड बाय देम लिख देने से वॉइस तो चेंज हो गया, लेकिन वॉइस चेंज होने पे जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो जो होम ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन जाएगा और हु हो जाएगा। तो हमें लिखना पड़ेगा मोहन इज द टीचर हु वॉज सिलेक्टेड बाय देम एंड वन द प्राइज। अब देखो क्या हुआ, ये जो हु है ये वॉज सिलेक्टेड वर्ब का भी सब्जेक्ट हो गया और वन वर्ब का भी सब्जेक्ट हो गया और ये कॉमन दोनों वर्ब का सब्जेक्ट हो गया और हमारा सेंटेंस सही हो गया। ठीक, एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए और लिखता हूं, दूसरा देखो। I have watched the movie which won the award and my friends recommended it। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसका आंसर बताओ। I have watched the movie which won the award and my friends recommended it।
हु बेटा मोहन वाले में इसलिए कर दिया क्योंकि वॉइस चेंज करने पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है। हाँ देखो अब धीरे धीरे समझ में आने लग गया, दिमाग लगाओगे ना तो समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो, ये जो हमने विच यूज किया है रिलेटिव प्रोनाउन मूवी के लिए यूज हो रहा है। तो अगर हमने मूवी के लिए रिलेटिव प्रोनाउन विच यूज कर लिया तो ये पर्सनल प्रोनाउन इट गलत हो गया, इसको रिमूव कर दो। लेकिन अब कहानी क्या है, जो इट हमने रिमूव किया वो इस रिकमेंडेड वर्ब का ऑब्जेक्ट था, लेकिन ये जो विच है वो वन वर्ब का सब्जेक्ट है। ठीक है भाई, ये वन वर्ब है ना, इसका ऑब्जेक्ट है वर्ड और सब्जेक्ट है विच। ठीक। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन है जिसके बिहाफ पे हमने ये इट रिमूव कर दिया है वो रिलेटिव प्रोनाउन तो सब्जेक्ट है, लेकिन ये जो इट हमने रिमूव किया है तो ऑब्जेक्ट था। तो अब हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि ये विच जो है वो इस वर्ब का भी सब्जेक्ट बन जाए। तो सब्जेक्ट बनाने के लिए वॉइस चेंज करनी पड़ेगी। माय फ्रेंड रिकमेंडेड का वॉइस चेंज करोगे तो हो जाएगा वॉज रिकमेंडेड बाय माय फ्रेंड। वॉज रिकमेंडेड बाय माय फ्रेंड्स, ये आंसर है। तो अब वॉज रिकमेंडेड बाय माय फ्रेंड्स लिख देने से देखो क्या हो गया, ये विच जो है ये वन वर्ब का भी सब्जेक्ट है। ठीक है। और वॉज रिकमेंडेड का भी सब्जेक्ट है, तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन कॉमन हो गया दोनों वर्ब के लिए। ठीक। चलो अब देखो एक चीज बताता हूं, ये जो हम आज रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, जो आज हमने स्टार्ट किया है, यही हम कल भी पढ़ेंगे। ठीक है, यही रिलेटिव प्रोनाउन हमारा कल भी टॉपिक चलेगा। और ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, मैं फिर से बता दूं, ये हमें समझना पड़ेगा बहुत ध्यान के साथ में। तो इधर उधर की बातें मत किया करो, जिस क्वेश्चन का आंसर पूछा जाता है उसका आंसर बताया करो, सही बताओगे या गलत बताओगे उसका बताया करो। ठीक है। इसके अलावा इधर उधर की कोई बात मत किया करो। ठीक। पढ़ाई क्या करो सीरियसली, पैसे दिए हैं, अपना टाइम खराब कर रहे हो। 6,000 रुपए की वैल्यू नहीं है क्या कुछ की तुम्हें? है कोई धन्ना सेठ की औलाद हो कि तुम्हें कोई वैल्यू नहीं है? 6,000 रुपए तुम्हारे गए पानी में तो जाने दो। ठीक है। अपने पैसे की, अपने टाइम की, अपनी उम्मीदों की थोड़ी सी वैल्यू करो, समझे? सीरियस हो। हाँ। तो आज जो आज पढ़ा इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, रिपीट रिपीट अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, अपना रिवीजन करके सुनना ध्यान से, मैं बहुत चिल्ला चिल्ला के थक गया हूँ। ठीक है। कल बता दूंगा जो भी बताना होगा। कल भी हम इसी कॉन्सेप्ट के आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो अपना फोकस्ड रहो, अच्छे से मेहनत करो, ध्यान से चीजों को सुनने समझने की कोशिश किया करो। ठीक है। और अपना रिवीजन कर लेना आज की क्लास का अच्छे से, कल की क्लास से पहले। और कल भी हम प्रोनाउन में रिलेटिव प्रोनाउंस का ही डिस्कशन करते रहेंगे। ठीक है। तो आज के लिए सभी को बाय, थैंक्स। अच्छा यूट्यूब पे, हाँ एक बच्चा पूछ भी रहा है, यूट्यूब पे आज एक सेशन लगा रखा है 9 बजे से। तो अभी 20-25 मिनट बाद यूट्यूब पे मिलेंगे। वो लास्ट क्लास में मॉडल्स वहां पे डिस्कस करना शुरू किया था ना, उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहे हैं। आज भी मॉडल्स के कुछ क्वेश्चंस उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अगर फ्री रहोगे और तुम्हारे फोन में डेटा रहेगा और तुम्हारा मन रहेगा तो अब यूट्यूब पे मिलेंगे 20 मिनट बाद। तब तक के लिए सभी को थैंक्स, तुम लोग भी आराम कर लो, मैं भी आराम कर लेता हूँ। ठीक है। थैंक्स एवरीबॉडी, बाय।